तो साल था 2010 और एग्जैक्ट मैं डेट और मंथ भूल चुका हूँ। बट मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो एक्चुअली मुझे बॉडी बिल्डिंग परस्यू करने के लिए गाइड कर सके इन अ बेटर वे, और जिनसे मैं बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ सीख पाऊँ। एंड मुझे याद है सहारनपुर में मैं अपने किसी एक फ्रेंड से मिला था, और उसको मैंने अपनी समस्या बताई कि मेरा ना अभी रिसेंट एक कंपटीशन आने वाला है, और जिसके प्रिपरेशन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फिजिक जो है अप टू द मार्क नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई गाइड कर रहा हो उस समय। इंजरी होके हटी थी, तो वैसे भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। एंड वो दोस्त भगवान बन के समझ लो मेरी लाइफ में आया था, जिसने मुझे इन शख्स से मिलवाया, और हम वहाँ से आए, हम देहरादून आ गए, और देहरादून आने के बाद जहाँ आज हम बैठे हैं, ये बिल्डिंग तो नहीं थी, बट सामने एक छोटा सा ऑफिस था। और उसने कहा कि यतिंदर, ये इंसान हो सकता है जो तेरे को बेस्ट गाइड कर सकता है अबाउट तेरे ये रीसेंट कंपटीशन के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर के एन शर्मा सर की। मैं सबको बोलता हूँ मेरे दो फादर हैं, एक जो बायोलॉजिकल है जिन्होंने मुझे पैदा किया, बट एक ये इंसान है जिसने नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग, नॉट ओनली ये स्पोर्ट्स को कैसे करना है, बट एक अच्छा शख्स, अच्छा इंसान कैसे बनना है, वो सिखाया। तो मैं इस डिस्कशन को इस कैमरे में कैप्चर करना चाहता था पिछले 2 साल से, बट किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। बट आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप सभी लोगों को मिलाऊं मिस्टर के एन शर्मा सर से, जिनको आप ये कह सकते हो कि इन्होंने बहुत सारे एथलीट्स का फ्यूचर बनाया है। ये सोचो कि कौन सा काम ऐसा है जो फिटनेस में किया जा सकता है, वो सब सर कर चुके हैं। मैं आज कुछ पर्सनल बातें भी करूंगा, बट आई होप मैं कुछ ऐसी प्रोफेशनल बातें भी सर से जान पाऊँ जो आई होप उन्होंने कैमरा के सामने बहुत नहीं की हैं, क्योंकि सर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट आज मैं कोशिश करता हूँ कि सर से हम बातें कर पाएँ। ठीक है सर, मैं बात कर रहा था 2010 की, बट मैं ये कन्वर्सेशन शुरू करूँ इससे पहले आई नीड योर ब्लेसिंग्स कि ये कन्वर्सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल ना करूँ जो आपको डिस्टर्ब करे। ठीक है? आशीर्वाद। हाँ। और अगर आपको लगे कि आप किसी बात को, मतलब किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहते, तो आप मुझे बोल सकते हो, हम कट कर देंगे। कर देंगे ना सर? आपको 2010 की जब मैं आपसे पहली बार मिला, कुछ याद है आपको? मतलब वो कैसी भी याद हो सकती है, धुंधली। हाँ, याद है। तुम आए थे और आते ही तुमने ये बोला था कि सर, अपनी तरफ से तो सब कुछ करके देख लिया, हाँ। लेकिन ये जो लोअर एब एरिया है, ये स्किन पतली होके नहीं दे रही। हाँ। तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि तुम लेग रेसेस ठीक तरीके से, ठीक टेक्निक से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होगे, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तुमको वर्टिकल लेग रेसेस मशीन में ले गया था, स्टैंड में ले गया था, और ये बोला था कि करके दिखाओ। तो ये तो मुझे याद है। उसके बाद तो फिर फिजिक चेक करने के बाद तुम्हारा वर्कआउट डिजाइन करना था या डाइट शेड्यूल डिजाइन करना था, वो तो फिर बाद में किया। पर जब तुम आए थे तो ये जो बात थी, ये मुझे याद है अभी तक। मैं आपसे पहली बार मिला था, और मेरे कॉन्टेस्ट में आई थिंक 3-4 ही हफ्ते ही थे, और आपने मुझे एक शेड्यूल, वर्कआउट, डाइट सब कुछ डिज़ाइन करके दिया था। और मैंने घर जाके ये संदेह किया था, मैं इस बात से क्षमा चाहता हूँ कि यार मैं इसको फॉलो कर लूँ तो मेरी फिज़ीक बेहतर होगी नहीं होगी, बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि मतलब मैं आपको उससे पहले उतना नहीं जानता था। तो 3 दिन लगे मुझे ये डिसाइड करने में कि नहीं यार सर, मतलब कोई भी शख्स तुम्हें एज ए टीचर गलत क्यों बताएगा ना, तो तुम फॉलो करो। और मैंने वो फॉलो किया, और ये गुवाहाटी में कंपटीशन था, मैं उसमें चैंपियन भी बना, बेस्ट इम्प्रूव बॉडी बिल्डर भी बना। और जब मैं ये बना था, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे इन्हीं की गाइडेंस में इस प्रोफेशन को परस्यू करना है। तो मतलब थैंक यू, स्मॉल, मतलब ये बहुत छोटा शब्द है जो मैं सर को बोलूँगा। बट सर एक बात है कि
आजकल के जितने भी यूथ एथलीट हैं, जो यंग एथलीट हैं, उनका फ्यूचर आपको कैसा सा लगता है? मतलब हम, लेट्स से मैं तो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले चुका हूँ, बट अब जो यंग जनरेशन आएगी, उनका फ्यूचर कैसा लगता है आपको बॉडी बिल्डिंग में? या बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट का फ्यूचर कैसा लगता है आपको? बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट्स, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और यंग जनरेशन की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है कि ये ही जनरेशन ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आती है। हर जनरेशन जो कि 18 से 22 साल 25 साल के बीच की होती है, वो ज़रूर उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है कि इनमें से कौन सी मेरे लिए सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो वो हर पीढ़ी में रहे हैं, इस जनरेशन में भी होंगे। और इस जनरेशन में तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सोशल मीडिया का बोलबाला है, तो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज लगते हैं। पर ये भी वक्त निकल जाएगा। आखिरकार तो जो लर्निंग है वो अपने एक्चुअल प्रोसेस में सभी को फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो मुझे तो भविष्य अच्छा लगता है बॉडी बिल्डिंग का। पर जो ये युवाओं की जो आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे हो, और अगर हम सिर्फ एज ए फिटनेस या इस स्पोर्ट की बात करें, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे कर, मतलब कौन करेगा या कैसे होगी ये? कोई तो उनको करेगा ना। इस कंफ्यूजन को कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये समाज में फैला हुआ कंफ्यूजन है। अच्छा। तो कोई एक व्यक्ति पूरे समाज को बदल देगा, लोगों की मानसिकता बदल देगा, ऐसा नहीं है। कन्फ्यूजन इंडिविजुअल का दूर होता है, होना भी चाहिए। और इंडिविजुअल का जो कन्फ्यूजन दूर होता है, उसके पीछे चोट होती है, भटकना होता है। जब वो ठोकर खाएगा तो सही जगह पे वो धीरे धीरे करके पहुंच ही जाएगा, और जब सही जगह पे पहुंचेगा तो कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। तो भटकना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं भटके या मैं नहीं भटका या मेरे से पहले वाले नहीं भटके, सब भटके हैं। और आखिरकार वो जो तलाश है, जो जो गहरे हृदय से की जाती है, जो जो अपने उत्सुकता के या जिज्ञासा के या कुतूहल के अंतरतम से की जाती है, वो तलाश पूरी हो ही जाती है। यानी आप ये कह रहे हो कि लेट्स से मेरा कुछ भी गोल है, कोई भी पर्पस है, वो अगर बहुत ही दृढ़ है, तो मुझे रास्ता ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि गोल मायने रखता है और उस पे चलने की ईमानदारी मायने रखती है। बस गोल और ईमानदारी हो तो ईमानदारी अपने आप सारे काम करवा देती है, क्योंकि वो ईमानदारी एक पॉजिटिविटी पैदा करती है जो कि हमारे दिल से निकलती है। और वो हमारा ही अपना दिल, साफ दिल, हमारा मार्ग प्रशस्त करता जाता है। हमें भले हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को पता हो या ना हो, हमारा हृदय वो काम करता है कि हमें रास्ता मिलता है। अच्छा, पर सर आपने तो बॉडी बिल्डिंग की है, हाँ, कंपटीशन खेले हैं, खेला है। कितने कंपटीशन खेले हैं सर आपने? 20-25 कंपटीशन तो खेले ही होंगे। अच्छा। देखो, मेरा अंदाजा था 2-4 सर ने खेले होंगे, बट सर कह रहे हैं अगर 20-25 खेले हैं, तो अगर मैं सर उनको क्विकली जानना चाहूँ, मतलब किस लेवल तक खेले हैं आपने? मैंने खेला है बॉडी बिल्डिंग में, मिस्टर इंडिया लेवल तक खेला है। अच्छा। और हमारी ऑनर शक्ति का ऑल इंडिया होता था, उसमें भी खेला है। और मिस्टर इंडिया में मास्टर्स मिस्टर इंडिया भी खेला है, 40 साल से ऊपर की उम्र वाला भी। ये मेरे को, दिस इज मेरे लिए ये नया है। यानी आपने 40 साल की उम्र में compete कर रहे थे? हाँ, अच्छा। 45 साल की उम्र में कम्पीट कर रहा। कितना? 45 साल की उम्र में। 45? अच्छा। बट सर एक बात बताओ, जैसे मुझे तो मेरा पता है मैं कंपटीशन मैंने क्यों खेलने, बट अगर लेट्स से मुझे ही जानना हो कि आपने कंपटीशन खेलने या फिर फिटनेस में आने का या बॉडी बिल्डिंग में आने का कोई एक रीज़न आपको क्या मिला जिसने आपको इतना प्रेरित कर दिया? बॉडी बिल्डिंग में आने का रीजन तो कोई ऐसा कोई आगे कोई गोल तो था नहीं। सिर्फ इतना ही था कि हमारे आसपास बहुत सारे एथलीट थे, बहुत सारे फौजी लोग रहते थे। तो जब मैं छोटा था तो फौजी लोगों की अच्छी बॉडी देख करके मुझे लगता था कि मेरी भी ऐसी बॉडी होनी चाहिए। अच्छा। तो वैसा बनना चाहता था, वैसा बनना चाहा। तो अब जिस फौजी भाई की बॉडी अच्छी थी, उसी फौजी भाई से पूछ लिया अच्छा। कि भैया आप
क्या क्या कुछ करते हो, आपकी जैसी बॉडी कैसे बनेगी? तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए, ऐसे ही करके पूछते गए। बस एक ही जुनून था कि मुझे अपनी फिजिक बनानी है, खेलना है, जीतना है, ये कुछ नहीं था। शुरू में तो यही था कि किसी तरह से बस अच्छी फिजिक बननी चाहिए, कपड़े अच्छे लगने चाहिए, और जो मेरे साथ के लोग हैं उनको लगना चाहिए कि मैं भी कुछ करता हूँ। और कितनी एज से आपने शुरू किया मैंने 15 साल की एज से शुरू किया। एक्सरसाइज करना? और आपने पहला कंपटीशन कौन सी एज में खेला? कंपटीशन तो मैं खेला था, पहला जो कंपटीशन मैंने खेला था मैं 23 साल की एज में खेला था। 23। तो दैट मीन्स 6-7 साल आपने जस्ट वर्कआउट किया। हाँ, जब 15 साल में शुरू किया था, 15 साल की उम्र में, तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं होते थे, और जिम हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर हुआ करता था, और उसमें फीस देनी पड़ती थी। हमारे पास जिम की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। और कितनी तो फीस थी सर सब? 10 रुपये फीस थी, 10 रुपए? और वो फीस हम नहीं दे सकते थे, तो मैं साइकिल में जाता था और उस जिम की बाउंड्री में खड़े होकर के अंदर देख लोग कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं ये देखता था, और फिर मैं घर में आकर के अपने कुछ देसी जुगाड़ बना करके वो चीज़ें करने की कोशिश करता था। तो ऐसे करता था दे, बॉडी, दे, इसको बॉडी बिल्डिंग कहेंगे, पर इसको प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग नहीं होकर के बस फिजिक अच्छी बनाने के लिए कुछ भी करता था। पर देसी जुगाड़ बोले तो सर? देसी जुगाड़ बोले तो हमारे खेत थे, आसपास जंगल थे, तो पेड़ों की बल्लियों को ही हमने वेट समझ करके बेंच प्रेस करना शुरू किया, ईंटों की बेंच बना ली। और ये कहाँ की बात कर रहे हो सर आप? यही जहाँ हम बैठे हैं। तो हम बैठे हैं देहरादून। आप तो मतलब शुरू से यहीं रह रहे हो, तो ऐसा क्या देहरादून में आपको मिला कि जो आपको लगा कि बस यहीं बसना है? नहीं, यही बसना है की बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं पैदा यहीं हुआ। हाँ जी। बच्चा जहाँ पैदा होता है उस जगह को वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। अपनी मातृभूमि या जन्मभूमि से जो प्रेम होता है, वही प्रेम मुझे है देहरादून से। तो और अब बाहर के लोग जब देहरादून आते हैं और वो बताते हैं कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, तो हमें फिर खुशी होती है कि अच्छा, हम तो बहुत सुंदर जगह में पैदा हुए। और सर कोई एक ऐसी कोई खास बात जो देहरादून की आपको बहुत पसंद हो? देहरादून की खास बात ये पसंद है कि यहाँ पर जब भी कभी बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो बारिश हो जाती है, बहुत सर्दी बढ़ जाती है तो बारिश हो जाती है। अच्छा। 15-20 दिन 25 दिन में एक बार बारिश हो ही जाती है, ये मौसम बदल देती है। मौसम बदल देती है। और आपको कभी ऐसा आकर्षण नहीं हुआ कि यार मैं दिल्ली जाऊं और ज़्यादा, मतलब वैसे तो सारी दुनिया आपके पास ही आ जाती है चल के, और जैसे मैंने सहारनपुर छोड़ दिया, फिर छोड़ने के बाद मेरठ पहुंच गया, फिर दिल्ली ने आकर्षित कर दिया तो वहां पहुंच गया, फिर गुड़गांव ने आकर्षित कर दिया कि मेरे को और ग्रो करना है। तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मेरे को और ज़्यादा, मतलब इस इंडस्ट्री में और ज़्यादा अचीव करना है तो दिल्ली चलते हैं? ऐसा हुआ है। कभी तो आगे लगा होगा। आगे बढ़ना चाहता है आदमी, तो सोचता है कि यार यहाँ से बाहर निकल के देखो, हाँ। और हो सकता है कि आगे ज़्यादा बढ़िया काम कर सकेंगे या बड़ा काम कर सकेंगे। पर एक तो परिस्थितियाँ कभी ऐसी हुई नहीं कि निकल ही सकें और छोड़ के जा ही सकें। अच्छा। और कभी ऐसा हुआ भी कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो बस जाते हुए ही रास्ते में एहसास हो गया कि नहीं, क्यों? गलत जगह जा रहे हैं। जहाँ हैं वहीं रहो, प्रोग्रेस होनी होगी तो वहीं हो जाएगी, आगे बढ़ना होगा तो वहीं से बढ़ जाएंगे। पर सर आपने तो ऑफ कोर्स यहाँ रहते ही इतना कुछ अचीव कर लिया, बट सब लोग नहीं कर पाते, तो सबको कई बार अपने घर छोड़ के अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है। बट सर हम अभी ना हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं जिम के बाहर खड़े होके वो इक्विपमेंट के जुगाड़ ढूंढ लेता था, और जो मिस्टर केन शर्मा उस टाइम जो जुगाड़ बना रहा था, और जो आज ये सब कुछ करने के बाद आप इस एज में आके अभी यहाँ बैठे हो इस चेयर पे, तो आप क्या महसूस करते हो अपने बारे में? नहीं, मैं ऐसा ऐसा कुछ विशिष्ट तो महसूस नहीं करता हूँ। मैं वही हूँ जो जो तब था। बस इतना है कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमको शौक है, जो जिस जिस भी बात में, जिस भी काम में, जिस भी खेल में हमारी रुचि है, हमारा इंटरेस्ट है,
तो अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उसे सीखने के बारे में, उसे जानने के बारे में, उसे करने के बारे में हमको गंभीर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। और वो सीखने के लिए जो जो भी कुछ हम कर सकते हैं, वो करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत। पढ़ने की आदत होनी चाहिए, तो फिर हमको जो भी जानना है वो किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति ने, किसी जानने वाले व्यक्ति ने कहीं न कहीं लिख करके रखा है। चाहे वो मैगज़ीन में लिखता होगा, चाहे अखबारों में लिखता होगा, चाहे किताबों के रूप में लिखता होगा, या वीडियो बनाता होगा, फ़िल्मों में अपना योगदान देता होगा। तो कुछ न कुछ दिया है लोगों ने। लोगों ने जो कुछ किया है उसको उसको ढूँढना है, ढूँढ करके सीखना है और उसे उसे समझना है, समझ करके फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है, आगे करके देखना है। तो वो गंभीरता चाहिए। अगर हम गंभीर हैं और पेशेंस है हमारे भीतर, कोई जल्दी नहीं है कि रात भर में ही कायाकल्प कर लेना है। अगर इतनी जल्दी नहीं है तो हम सीख सकते हैं। और आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं कुछ विशेष नहीं हूँ। 20 साल की उम्र में जैसा था वैसा ही अभी भी अपने आप को महसूस करता हूँ। हाँ, जिज्ञासु था, क्यूरियोसिटी थी, वो अब भी है। अब किस कुछ चीज़ की क्यूरियोसिटी है सर? वही जानने की बस। आप कितना जानना है आपको? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अभी भी मुझे लगता है कि जब कोई सवाल करता है और उसका जवाब बन पड़ता है मुझसे, तो मुझे खुशी होती है कि चलो यार मुझे पता था, नहीं तो कहीं ऐसा हो जाता है कि इसने पूछा और मेरे पास जवाब नहीं है, तो मुझे बोलना पड़ता है कि भाई इंतज़ार करो, आज तो मुझे पता नहीं है, पता करके बता दूँगा। मैं बस ये मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। मैं बस ये चाहता हूँ, आप आज यहाँ खड़े हो और आप अपने यंगर वन को, अपने ही यंग वर्जन को जब पीछे मुड़ के देखते हो और देखते हो वो कहाँ से कहाँ आ गया है, और जब आप बंद कमरे में होते हो या एकांत में होते हो, तो आप अपने आप को शाबाशी देते हो या फिर भगवान को थैंक यू करते हो, या मतलब आपको कैसा महसूस होता है? मैं तो भगवान को थैंक यू बोलता हूँ, अच्छा। भगवान के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, क्योंकि जो मैं बन सकता था, जो मैं कर सकता था, उसे करने के लिए बहुत शुरू में ही मेरे भीतर इंटरेस्ट पैदा हुआ और उस इंटरेस्ट को मैं पकड़ के रख सका। इधर भटक, उधर भटक, ये सब चीज़ें जीवन में आती रही हैं, लेकिन फिर भी एक केंद्रीय बिंदु था कि बार-बार लौट-लौट करके मैं वहीं पर आ जाता था, और वो बिना किसी ईश्वरीय शक्ति के नहीं हो सकता। आप मानते हो? उसे आत्मिक शक्ति भी कह सकते हो, अगर ईश्वर नहीं मानते हो तो भी कोई एक ऐसी ऐसी शक्ति है जो जगत का संचालन करती है। अब उसे तुम प्रकृति कहो, चाहे परमात्मा कहो, या जो भी कहो, जो तुम्हारी श्रद्धा कहती हो। आप क्या कहते हो उसको? मैं तो इसको परमात्मा शक्ति कहूँगा। जैसे ये तो मैं भी बोलता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को पाना है, या कोई भी तुम्हारा गोल है, तुम उसको मैनिफेस्ट करो, यानी उसको तुम सोच लो कि ये ऑलरेडी हो चुका है या ऐसा सा होगा, तो वैसा वैसा सा होने लग जाता है। बट आप कितना मतलब ये सवाल में आगे आता है, बट अब यहीं आ गया है, तो मैनिफेस्टेशन पे आप कितना बिलीव करते हो? ऐसा कुछ होता है? मैनिफेस्टेशन तो वैसे तो मैंने जीवन में देखा है कि जैसा हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हाँ। वैसा नहीं होता है। वैसा नहीं होता है? नहीं, वैसा नहीं होता है। वही जो हम चाहते हैं वो होता है, लेकिन अलग तरीके से होता है, और जैसा हमने सोचा हुआ होता है उससे बेहतर होता है। तो यानी आप तो ये कह रहे हो? ये तो जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हमें हो समझ गया। कि तय कर लिया, ठान लिया तो पूरा होगा। लेकिन जिस रूप में हमने उसकी तस्वीर बनाई थी, जैसा हमने इमेजिन किया था, वैसा हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से पूरा नहीं होगा। वो कुछ और ही तस्वीर सामने आएगी और हमें लगेगा कि यार ये तो सोचा भी नहीं था और वैसा हो गया। यानी तो यानी जो हमने सोचा उससे बेहतर ही होता है। तो यानी जैसा आपने अपने आप को इमेजिन किया था, आप ये कह रहे हो उससे आप बेहतर हो आज? बिल्कुल।
चलो, पर एक बात बताओ सर, आपने शुरू में बोला था कि मेरे अराउंड में लोग ये कह पाए कि मैं भी कुछ करता हूँ, आज वो लोग क्या कहते हैं जब आपको वो ऐसा देखते हैं, तो उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके शब्द कैसे हैं? वो यही कहते हैं कि क्या? ये आदमी शुरू से बहुत मेहनती था हाँ। और हमें लगता था ये कुछ करेगा हाँ। और इसने वो कर दिया जो ये करना चाहता था, हाँ जी। ऐसा वो कहते हैं। तो तो आपको मन को चैन मिलता है कि चलो, वो जो लोग अराउंड में थे वो इस बात को अब कह तो रहे हैं। चैन क्यों, इससे तो प्रफुल्लित होता हूँ मैं हाँ, खुश होता हूँ। तो मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा था कि आपकी वो एक्साइटमेंट जो है वो आप दिखाते नहीं हो, मैं मानता हूँ इस बात को, बट अंदर तो होगी ना बिल्कुल संतुष्टि, बिल्कुल है? बिल्कुल। और संतुष्टि 100% संतुष्टि होती है। और जैसे और संतुष्टि इस स्तर की होती है वो कि और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, हो गया जो चाहा था वो मिल गया, ऐसा लगता है। मैं आपको 2010 से जानता हूँ, और आप ये मानो, मैं आपको बिल्कुल अपने फादर फिगर की तरह मानता हूँ। और मेरे पापा भी अगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो भी इस बात को मान जाएंगे कि भाई ये 100 लोगों में, 1000 में, करोड़ों में भी खड़ा होके बोलता है कि भाई मेरे दो फादर है, एक बायोलॉजिकल जिन्होंने मुझे पैदा किया, बट ही इज द मैन जिसने मुझे बोलना, समझना, ज्यादा सुनना, कम बोलना, ये सब सिखाया है। मैं सीख नहीं पाया उतना, वो मेरी कमजोरी है कि मैं, मुझे फिर भी ज्यादा बोलने की आदत है, ज्यादा एक्सप्रेस करने की आदत है, ज्यादा गुस्सा करने की आदत है, कोई कुछ बोल देता है उसको ज्यादा सोचने की आदत है। और जो आप अभी बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी नहीं, मेरे को होता है अभी करो, अभी, जो कल के नहीं नहीं उसको आज कर सकते हैं, फिर वो होता नहीं आज, फिर मेरे को स्ट्रेस होता है। बट आप को जो 14 साल में मैंने आपको देखा है, मैंने आपके चेहरे पे कोई दूसरा भाव नहीं देखा। मुझे ये भी पता है आपकी भी लाइफ में अप एंड डाउन आए होंगे, डाउन में भी आप ऐसे थे, अप में भी आप ऐसे थे। आप मुस्कुराते हो, बट मैंने आपको कभी बहुत हंसते नहीं देखा, कभी बहुत मायूस नहीं देखा। और एक बॉडी पोस्चर में देखा जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, और सबको ये बात सीखनी चाहिए। तो आप इतना काम कैसे रहते हो, मतलब इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हो किसी भी भावना पे, किसी भी इमोशन पे? नहीं, ये कंट्रोल करने की जहाँ तक बात है, वो ऐसा कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत तो मुझे लगती नहीं है। मेरे नेचर में ही ऐसा होगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अंतर्मुखी हूँ, हाँ। बहिर्मुखी नहीं हूँ। हाँ, कोई सवाल पूछता है तो उसको संतुष्ट करने लायक पूरे जवाब दूंगा, हाँ जी। लेकिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ करके बोलने की नहीं है आदत मेरी शुरू से ही। तो उससे ऐसा लग सकता है कि मैं काम हूँ, हाँ। मैं बहुत शांत चित्त हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं भी मनुष्य हूँ और भीतर से मैं भी उतना ही उबलता हूँ। लेकिन जब मैं उबलता हूँ तो मैं उस समय ये भी सोच रहा होता हूँ कि यार ये उबलना क्या ठीक है? बस यही है कि वो जो उबल रहा होता हूँ या गुस्सा आ रहा होता है, उसके बीच में मैं उसको पढ़ भी रहा होता हूँ कि यार ये ठीक है क्या? अच्छा। इसको इसको एक्सप्रेस करना चाहिए क्या? या जो जवाब देने का मेरा मन है उसे कम्युनिकेट करना चाहिए क्या? तो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। मनुष्य के तौर पर वो जो भी दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं या दुर्गुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो सारे मुझ में भी हैं और कूट-कूट कर भरे हुए हैं। लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर विवेक की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि परमात्मा ने थोड़ा-सा ये मुझे दिया है कि यार जो भी करना है सोच के कर लिया कर। किसी को तुरंत जवाब मत दो। कोई तुरंत जवाब चाहता भी होगा तो भी मैं, भले वो नाराज़ हो जाए, पर मैं तुरंत जवाब दे नहीं पाता। तो स्वभाव में ऐसा ही है। पर आपको याद है मैं तलवलकर क्लासिक जीता, जो मतलब मेरे जैसे के लिए तो चमत्कार। और मैंने फ़ोन उठाया और मैंने आपको कॉल किया कि सर मैं ऐसे ऐसे कंपटीशन जीत गया हूँ। तो आपने जो एक्सप्रेस किया, मुझे तो उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी। बट आपने बोला आपका वो ये होता है कि आशीर्वाद अच्छा है, और फ़ोन रख दिया।
बट मेरे को इस बात को डाइजेस्ट करने में इतना समय लग गया कि इन्होंने इतना कम एक्सप्रेस क्यों किया। आपको याद नहीं है, मैंने आपको दोबारा कॉल किया, बट आपने फिर भी वही एक्सप्रेस किया। तो मैं आ, उतना कम आपके एक्सप्रेशन आपकी आदत है जो आप सबके साथ करते हो, या फिर आपने अपने मन को समझा दिया है कि दुनिया में ज्यादा एक्सप्रेस करके वैसे भी कुछ मिलने नहीं वाला है। नहीं, एक खिलाड़ी के रूप में जब मैं तुमको तुम्हारी उपलब्धि पे कोई जवाब देता हूँ, तो वहाँ पर मैं सोच समझ करके देता हूँ जवाब। मुझे मालूम था कि तलवलकर क्लासिक जीतना कोई मिस्टर इंडिया जीतना नहीं है, हाँ। ओवरऑल चैंपियन जीतना नहीं है, वो क्लासिक है। और जब सीनियर मिस्टर इंडिया होगा या सीनियर मिस्टर एशिया होगा, तो कॉम्पिटिटर अलग टाइप अलग लेवल के आएंगे। तो मेरे दिमाग में ये हर खिलाड़ी के लिए रहता है कि इसके पाँव ज़मीन में रहने चाहिए और इसके पाँव कहीं हवा में न उड़ने लगे, और जो उपलब्धि ये हासिल कर सकता है उससे ये वंचित न रह जाए। इसलिए मैं अपने आप को रोकता हूँ। खुशी मुझे भी होती है और तुमसे ज़्यादा होती है। ओ सर। अपने स्टूडेंट से ज़्यादा खुशी मुझे होती है, पर मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा खुशी व्यक्त कर दी तो फिर ये जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। पर सर यही तो कंट्रोल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसे कोई भी आई आई भावना उसको फिर थोड़ा सप्रेस कर लेना। वो कला कहाँ से, वो कला वो कैसे, कला नहीं, वो कला वो कैसे उसमें उसमें अनुभव है कि ऐसा पहले हुआ है कि मैंने किसी को जितना उसने हासिल किया था उतना ही बता भी दिया कि तूने ये उपलब्धि हासिल कर ली, और अच्छा। फिर मैंने देखा कि वो बस उससे आगे नहीं बढ़ पाया। तब मुझे लगा कि यार कहीं मैंने ही तो इसका रास्ता बंद नहीं कर दिया, ओ। मैंने ही ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ा तो नहीं दिया इसको। तो अगर मैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने चढ़ाया और वो चढ़ गया और हो गया, हाँ। ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ हल्कापन रहा होगा, या वो भी अपने अपनी सफलता को पचा नहीं पाया, पर कम से कम मेरी तरफ से तो उसका हाजमा खराब ना हो, अच्छा। वो अपनी सफलता पचा पाए, इतना ही मुझे बोलना चाहिए। ये सोच करके ही मैं जवाब देता हूँ। पर ये भी तुमने देखा होगा कि अगर कहीं पर तुमको सफलता नहीं मिली तो मेरा जवाब थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। हाँ जी, मैं यही कहने वाला था आपको। आपको याद है मैं कितनी बार आपके साथ मतलब सामने बैठ के रोया भी हूँ। बट जब भी रोया हूँ तो उसके पीछे कोई भावना होगी, गलती होगी चाहे 50%, क्योंकि उतनी समझ नहीं है अभी जीवन की। बट आपने, मतलब आपने जब जब मेरे को कोई कठिनाई आई तब बहुत बहुत समय दिया समझाने में, चाहे अपने पास बिठाया, चाहे मैं रोता भी रहा तब भी आपने मुझे सुना। और फिर जो भी आपने बातें कही वो मैंने कुछ समझी, कुछ समझ में नहीं भी आई क्योंकि उम्र वैसी नहीं थी। बट आज अगर किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी इंसान को वो नहीं मिलता है जो वो पाना चाहता है, और वो रो रहा है, वो परेशान है, तो उसको कोई दो बातें ऐसी समझा दो जो उसको उस टाइम पे, आप नहीं हो, कोई भी नहीं है उसके अराउंड में, समझ जानी चाहिए। मैं अपनी ही बात करूं, मैं अब इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओवरऑल टाइटल नहीं ला पाया, तो मुझे कैसे अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए, या किसी व्यक्ति को भी जब उसको जब जब उसको जो चाहिए वो नहीं मिला। पहली बात तो ये है कि एक होता है कि जो चीज़ उसको चाहिए उसे पाने की योग्यता उसके भीतर आई है कि नहीं आई है। वो तो ठीक, सबको। ठीक, योग्यता। हाँ जी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए तुम किसी कंपटीशन में खेल रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये टाइटल तो मेरा है। तो इसका मतलब ये क्या है? अगर तुम वास्तव में ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रख कर के ऐसा सोच रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे भीतर उस टाइटल को पाने की पात्रता आ गई। ये तुम्हारा पक्ष था, तुमने वो गोल हासिल कर लिया जिसके लिए मेहनत की थी। अब क्योंकि उस टाइटल को लेना तुम्हारे अकेले के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ परफॉर्म करना है ना। उस टाइटल को देने वाला तो एक समूह है, हम्म। और उस समूह को ड्राइव करने के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, हम्म। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। तो वो परिस्थितियां तुम्हारे हाथ तुम्हारे कंट्रोल में तो नहीं है। तो पर अगर किसी परिस्थिति की वजह से किन्हीं कारणों से वो टाइटल तुमको नहीं मिल पाया, और जिसको मिला तुम्हें लगता है कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो फिर रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि तुमने वो वहाँ तक तुम पहुँच गए थे, जितना तुमसे बन पड़ता था तुमने कर लिया। तुम्हें नहीं मिला पर तुम्हारी वजह से थोड़ी हुआ ऐसा।
तो फिर रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, पर सर किसी की वजह से हुआ। और वो कोई एक यत्न पर नहीं है, वो तो पर परिस्थितियां हैं। हाँ मैं समझ गया सर, पर सर एक बात बताओ, एक 18 साल का लड़का है, पूरे साल बहुत मेहनत करी है, बोर्ड के एग्जाम है, एग्जाम में फेल हो गया, बट उसका कहना ये है कि जो आप समूह की बात कर रहे हो, जो स्कूल में पढ़ता था, जो टीचर थे, उनके ऊपर भी तो कोई बैठा है। क्या वो उसने भी नहीं देखा कि यार इसने तो बहुत मेहनत करी थी और बहुत शिद्दत से इस चीज को चाहता था, तो इसको क्यों नहीं मिली? उनके ऊपर जो बैठा है हाँ। वो देख रहा है कि इसने मेहनत की थी, हाँ। पर इस मेहनत में कहीं पर कुछ कमी है, वो कमी इसकी पूरी होनी चाहिए। जब तक इसको सबक नहीं मिलेगा, जब तक इसको ठोकर नहीं लगेगी, तब तक इसको सबक नहीं मिलेगा, उसमें सुधार नहीं करेगा। तो तो ऊपर वाले को तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी तरफ से कभी गलत होता ही नहीं है, तो कह और सकते। वो जो लड़का 12th में फेल हो गया है और वो आसमान में देख रहा है ये तो सबका एक था, मेरा दोस्त पास हो गया, मैं फेल हो गया, तो उस वो अपनी उदासी कैसे दूर करे? नहीं, उसको उदासी वो दूर नहीं कर पाएगा, समय दूर करेगा। तो यानी समय पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय हर घाव भर देता है। और समय ही ये बताता है कि उस समय तेरे साथ ये जो हुआ था वो इस लिए हुआ था कि तुझे आज ये काम करना है। होता यह है कि हम किसी रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं और वहाँ पर अचानक से हम फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, और फिर हमारा मन उससे हट जाता है, यार ये नहीं करना है, हम्म। कुछ और करना चाहिए। तो हम दिशा बदलते हैं, उस दिशा बदलने में हमको सही दिशा भी मिल सकती है। 12th पास का तुमने 12th फेल का तुमने एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी है। बच्चे का एक साल खराब हुआ, वो अगले साल अगर फर्स्ट आने लायक था तो अगले साल तो आ ही जाएगा फर्स्ट। अच्छा। अगले साल तो वो पहले से भी ज़्यादा नंबर से पास होगा। और पर उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि 12th के बाद जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएगा, तब वो उसको कई साल ख़राब नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो एक साल उसका ख़राब हुआ उसकी वजह से वो उसके सोचने का, समझने का और जवाब देने का ढंग बदल गया। तो हो सकता है वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियरिंग के लिए या और दूसरे मेडिकल के लिए, वो एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ले और अच्छे मार्क्स से कर ले। तब उसे लगेगा कि ये मैं ठीक फेल हुआ था उस टाइम पे। 12th में मैं अगर फेल हुआ या 10th में फेल हुआ, तो इसका मतलब मैं ठीक हुआ था, क्योंकि मुझे पढ़ने का सही तरीका उसके बाद पता चला। इस बात को मैं लेके जा रहा हूँ, बट इस बात को मैं जब लेके घर जाऊंगा और इसके बारे में विचार करूंगा, तो सबसे पहली बात तो ये है, इस बात की 100% पुष्टि है, जो आप बोल रहे हो वही है मेरे लिए, तो मतलब वो वैसा हो जाता है। तो उसको जब मैं समझूंगा तो हो सकता है मैं अभी नहीं समझ पाऊँ 6 महीने बाद, बट समझ जाऊंगा। बट सर एक बात बताओ, जैसे अभी बात वही हो रही है कि जब कोई किसी की लाइफ में कोई गोल नहीं मिलता, उसको कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, और आपने बोला कि आपके अंदर वो सारी जिज्ञासाएं हैं जो एक नॉर्मल इंसान में होती है। आपको कोई ऐसा दिन याद है अपना जिस दिन आपको लगा हो कि यार ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे है? ऐसा तो मुझे कुछ याद पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जो भी बेस्ट डे था हम्म। वो प्रेजेंट ही होता है, वो पास्ट नहीं होता है। अगर हम किसी किसी भी दिन को बेस्ट बनाना चाहते हैं, हाँ तो जी। हमें वर्तमान में जीना होगा, और हम वर्तमान में जब जीते हैं तो वो बेस्ट ही होता है। तो ऐसा ऐसा मुझे कुछ याद नहीं पड़ता है कि इस दिन को मैंने समझा हो कि मेरा ये लाइफ का बेस्ट डे था। हाँ, जब मेरी नौकरी लगी थी तो मुझे लगा था हाँ मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। जब मैं एक कंपटीशन जीता था तब भी मुझे लगा था कि मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। और जब मैं स्कूल के एग्ज़ाम में पास हुआ था तब भी मुझे लगा था कि ये बेस्ट डे है। और जिस दिन मेरी माँ ने मेरी पीठ थपथपाई थी उस दिन भी मुझे लगा था कि ये मेरा बेस्ट डे है। तो ऐसे जीवन में हमारे बहुत सारे बेस्ट डे आते हैं, किसी एक बेस्ट डे को बेस्ट डे कह सकूं ऐसा मेरे याद में तो है नहीं। मतलब ये बहुत अच्छी बात है और ये सीखने के लिए काफ़ी उम्दा बात है कि मतलब आप ये बोल रहे हो, मैं तो ऐसे ही गिन के बैठा था मेरे ये 4 बेस्ट है, आज मुझे पता चला मेरे तो 400 बेस्ट बन सकते थे। 4000 बेस्ट बन सकते हैं। हर दिन में कोई एक घटना ऐसी होती है जब आपको लगेगा कि मेरा दिन ये बेस्ट डे है। वर्तमान। और प्रेजेंट। मेरे जैसा जो
नहीं, मेरे जैसा जो भूत में ही पड़ा रहता है या अतीत भविष्य, जी, हाँ पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। हाँ, अतीत जीवी कहते हैं उसको ना, अतीत जी, हिंदी में तो अतीत जीवी कहते हैं। अतीत जो, जीवी। और इंग्लिश में बोलेंगे तो इल्यूजन, इल्यूजन में रहने वाला, भ्रम में रहने। ये मेरे बारे में बात कर रहे हो आप, मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये और मेरे हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे हैं। नहीं, हम जब जब विचारों में रहते हैं तो इल्यूजन में ही रहते हैं। नहीं, मैं बात मानता विचार हूँ, माने इल्यूजन। बट इनका करना क्या है, ये ऐसे व्यक्ति होगा मेरे जैसे होगा जो इल्यूजन में ही है। मैं इनका के लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, इनको खुद ही करना होता है। विचारों के जो बंधन हैं उससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि हमको जो भी अनुभव होता है, जो भी अनुभव होता है वो तब अनुभव होता है जब विचार नहीं होते हैं। मेरी बात सुन रहे हो तो कोई शब्द तुमको अच्छा लगा होगा तो उस समय तुम्हारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूँ कि तुमने कॉफ़ी का मग उठाया और कॉफ़ी का एक सिप लिया और तुम्हें वो टेस्टी लगी। वो जो टेस्ट था वो तब था जब सिप लेने के बाद तुमने महसूस करने की कोशिश की कि ये है कैसा। और जब ये है कैसा महसूस करने की कोशिश की उस समय तुम्हारा मस्तिष्क है कैसा नहीं कह रहा था, यानी विचार नहीं थे। थॉटलेसनेस जब होती है तब हमको अनुभव होता है। मीठे का पता चलना होगा, पहली बार जब तुम वो मीठा चखोगे तो तब विचार नहीं होंगे, उसके बाद विचार आ जाएंगे। अगर तुमने आज जलेबी खाई है तो पहला कौर जब लोगे तो बिना विचार के लोगे और तुम्हें स्वाद का पता चल जाएगा। उसके बाद फिर तुम पिछली बार खाई हुई जलेबियाँ याद करना शुरू करोगे तो वो जो खा रहे हो उसका स्वाद निकल जाएगा। तो विचार नहीं होते हैं तब ही आदमी जीता है। तो विचारों से बाहर आओ, बट ये तभी बहुत, जी पाओगे। पर ये आप बहुत कठिन काम बोल रहे हो किसी को भी करने के लिए। कैसे कोई अपने, मतलब मेरे जैसा तो, मैं बताऊं सर, मैं रात को सोते हुए भी विचारों में ही हूँ। मतलब इतने विचार है, मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ कभी तो रुक जा रुक जा, तो पर इनको रोकना पर कैसे है। विचार जीवन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि विचार जीवन नहीं है। तो जीवन क्या है। प्रेजेंट, और प्रेजेंट में विचार नहीं होते हैं। बट प्रेजेंट में भी मेरे तो अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे विचार हैं। नहीं, तुम महसूस करो कि मैं तुमको बोलूं बोलूं कि अपनी सांस को महसूस करना एक बार, अब विचार नहीं था। तो जो काम हम कर रहे हैं अगर उस पर हम पूरा ध्यान दे करके करेंगे तो विचार नहीं होते। तुम कुछ सुन रहे हो और पूरी तरह तुम्हारा ध्यान उस संगीत की तरफ है तो विचार नहीं होगा। पर वो संगीत की एक लहरी के दौरान विचार नहीं होगा, फिर विचार आना शुरू हो जाएंगे। फिर तुम कंपेयर करने लगोगे कि नहीं ये वाला गाना तो उस इससे तो बढ़िया वो वाला गाना था। अब जैसे तुमने घड़ी देखी, अपनी टाइम देखा, जितना टाइम देखा तो तब विचार नहीं थे, लेकिन उसके बाद टाइम देखने के बाद तुमने घड़ी का रंग रूप देख लिया तो फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा कि ये कहाँ से खरीदी थी, ये कब ली थी, कब खोई थी, कब पाई, कब इसकी बैटरी डाउन हो गई थी, कब, ये सारी बातें कहानी बाद में बनती है। प्रेजेंट में हम रहते हैं, अभी भी हम प्रेजेंट ही हैं। थॉट हमको आगे पीछे ले जाते हैं, कभी अतीत में ले जाते हैं, कभी भविष्य में ले जाते हैं, चलो पर हम वर्तमान में ही हैं। बट पर वर्तमान में रहने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, विचारों से बाहर जाने का सबसे बढ़िया तरीका हाँ यही है वो, कि विचारों से बाहर जाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वर्तमान में रहें। और वर्तमान में रहने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो कर रहे हैं 100% उसे ही करें। नहीं बट मैं जो भी कुछ, अगर सोच रहे हो, हाँ विचार कर रहे हो तो फिर 100% विचार करो, फिर विचार करो, फिर तुम झूलो मत कि यार ऐसा हो जाता तो क्या होता, वैसा नहीं। जो जो करने का तुमने तय किया है उसका तुम कैलकुलेशन करो, एस्टिमेट बनाओ, एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। वो विश्लेषण करना पॉजिटिव विचार कहेंगे हम उसको। और सोच के बैठे रहना कि तब ऐसा हो गया था, पता नहीं आगे ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो विचार है, वो निगेटिव प्रोसेस है। तो वर्तमान में रहो, वर्तमान में रह कर के सोचा भी जा सकता है। हालांकि जो जिनको हम बुद्ध पुरुष कहते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उन लोगों को सोचना नहीं पड़ता। वो लोग तो बस निर्विचार बैठे होते हैं। जब जो करना होता है तब उन्हें एक इंस्टिंक्ट होती है, स्फूर्ति होती है
और जवाब दे दिया जाता है या काम कर लिया जाता है। पर कोई आम आदमी के लिए तो ऐसा नहीं है। पर फिर भी हम अगर विचार नहीं करेंगे, जो काम करेंगे 100% वही करेंगे, तो उसको हम ध्यान कहते हैं, वही मेडिटेशन है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, थॉट्स को मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल स्विच ऑफ, थॉट को कम करने के कोई एक वो दो ना मुझे कि ये कर तो ये थॉट थोड़े सेटल हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम समझ नहीं रहे हो। जब जो कर रहे हो वही 100% करो। अभी तुम मेरे से बात कर रहे हो तो 100% मेरे से बात ही करो। अब एक प्रश्न तुमने किया, उसका मैंने उत्तर दिया, तो दूसरा प्रश्न घुमाते मत रहो। तब तक इंतजार करो जब तक कि ये उत्तर खत्म नहीं हो जाता। उत्तर जैसे ही खत्म होता है तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। अगर तुम पढ़ के आए हो तो वो प्रश्न तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा, जो जो तुमने पूछना है मेरे चुप होने के बाद। तो एक बार में एक ही काम करो तो विचार नहीं आते हैं। और विचारों को भगाया नहीं जा सकता, विचारों को हम भगा नहीं सकते। ये तो विचारों को भगाना तो ऐसा ही है जैसे कि एक रात को हम कमरे के अंदर बैठे हैं, दरवाज़ा बंद है, कोई लाइट नहीं जल रही है और अंधेरा भरा हुआ है। हमने दरवाज़ा खोला तो बाहर भी कोई रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। तो हमने सोचा कि यार कमरे में अंधेरा है, ऐसा करते हैं टोकरी में भर भर के अंधेरे को बाहर फेंक देते हैं। तो क्या वो अंधेरा बाहर फेंका जा सकता है? वो अंधेरा बाहर नहीं फेंका जा सकता। मेरे को एग्जाम्पल से ज्यादा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि स्विच ऑन कर देंगे। लाइट जला प्रकाश हुआ, अंधेरा था? नहीं था। नहीं था। अंधेरा, अंधेरा नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। तो क्या था? प्रकाश की अनुपस्थिति। ऐसे ही विचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारे स्वयं की अनुपस्थिति। जब तुम प्रेजेंट नहीं होते हो तो विचार होते हैं, और जब तुम प्रेजेंट होते हो तो विचार नहीं होते हैं। तुम्हारी प्रेजेंस प्रकाश है और विचार अंधेरा है। ये जो कहावत कहते हैं ना, अमृत बरस रहा है, ले लो जितना ले सकते हो। तो मैं तो ऐसा, मतलब जैसे आप बात कर रहे हो मेरी तो बॉडी भी इतनी लूज हो गई है कि मतलब संसार में कितना ज्ञान है। और एक मेरी समस्या जो मैं बहुत बड़ी बना के बैठा था, आपने उसको इतनी कर दिया कि ये इतनी है। नहीं, ये तुम्हारी ही समस्या नहीं है, ये मेरी भी समस्या है, सारी दुनिया की समस्या है कि विचारों से इतना प्रताड़ित है व्यक्ति, विचारों से इतना परेशान है। और वो सोचता है कि विचार नहीं करूंगा तो जीवन चला जाएगा। हाँ, और जबकि विचार ही जीवन को ग्रसित कर रहा है, विचार ही जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो विचार करने के बजाय या विचारों से लड़ने के बजाय तरीका यह है कि हम जब जो कर रहे हैं हम तब वो करें। और सर मुझे नहीं पता मैं इस कैमरे के माध्यम से अपने जरिए आप में से किसी की बात पूछ पा रहा हूँ या नहीं पूछ पा रहा हूँ, बट एक बात मैं सर से पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग शायद रिलेट करोगे। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है सर कि 5 साल बाद ऐसा होगा, पक्का है ये तो, और वो अच्छी बात नहीं होती। बट ऐसे मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो चुके हैं कि ऐसा सा तो होगा और वैसा सा हो गया, जिससे मेरा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर तरीके से नुकसान ही हुआ। बट ये ऐसा क्यों है, मेरे को पहले ऐसा क्यों होता है? इंट्यूशन कह लो या फिर डर कह लो। इंट्यूशन या डर ये सही भी हो सकती है। तुमने कहा कि 5 साल पहले तुम्हें कुछ लगा और 5 साल बाद वो घटना हो गई, और उस वजह से तुमको कोई बात ऐसी 5 साल बाद वाली ऐसा लगता है कि होगी, होगी। तो डर लगता है। हाँ जी। पर तुमने कभी महसूस किया कि अभी तुम डरे और 5 साल तक डरते रहे और फिर वो घटना नहीं हुई? ऐसा हुआ है क्या? हाँ, ऐसा भी हुआ है। ऐसा हुआ है? हाँ। नहीं हुआ होगा। 5 साल तक तुम डरते रहे, उस 5 साल बाद होने वाली घटना का दंश तुमने पूरे 5 साल तक झेला, और फिर वो घटना भी हुई तब भी वो दंश तुमने झेला। हाँ जी। तो ये तुमने कई गुना करके उस तकलीफ को कई गुना करके झेल लिया। अगर तुम्हें कोई इंट्यूशन हुआ भी है, कोई पूर्वानुमान हुआ भी है कि ऐसा हो सकता है, तो चीज़ों को स्वीकार कर लो। जो होना है वो हो। मेरा क्या है? मैंने दुनिया बनाई क्या? चीज़ों को स्वीकार कर लो।
जिसने दुनिया बनाई वो जाने। और मैं भविष्य का निर्माता हूँ क्या? भविष्य अपनी चिंता खुद कर लेगा, मैं तो आज जी लूँ। तो अगर तुम ऐसा कर सको तो वो जो डर है, वो डर तुम्हारा सहयोगी हो जाएगा। और हो सकता है कि भविष्य में वो घटना ना हो, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। होती हो। अच्छा। जब हम किसी चीज़ से नहीं डरते हैं तो डर तुमसे डर जाता है, हमसे डर जाता है। तो भय को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि स्वीकार कर लो। क्योंकि स्वीकार करना मतलब, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जिसको स्वीकार करना हम कहते हैं, उसको भक्ति के मार्ग में, हिंदू माइथोलॉजी में समर्पण कहते हैं। समर्पित कर दो। यानी भक्ति के मार्ग में तो क्या होता है कि एक ईश्वर होता है कि दुख आए तो तेरी मर्जी, सुख आए तो तेरी मर्जी। तो दुख आपने आए तो विचलित नहीं होऊंगा, सुख आए तो भी इतराऊंगा नहीं, क्योंकि कल नहीं था, आज आ गया, फिर कल नहीं हो जाएगा। ऐसा ही सुख के साथ भी है, ऐसे ही दुख के साथ भी है। तो भाई कैसा? तो हिंदू माइथोलॉजी में तो समर्पण है। पर आधुनिक जो आध्यात्म है, आधुनिक आध्यात्म ये कहता है कि तुम चीज़ों को स्वीकार कर लो जैसी कि वो है। क्यों? क्योंकि न तुमने दिन की, न तुमने रात की, न तुम बादल लाए, न तुमने पानी बरसाया, तुमने किया कुछ। जो करना था वो तुम नहीं कर रहे हो, जो नहीं करना है उसके बारे में सोच रहे हो। अब तुम अपने शरीर के बारे में ही सोचो। तुम्हारी सांस चल रही है, तुम चला रहे हो? चल रही है, ठीक है। तुमने भोजन लिया, भोजन खाया, ठीक है। स्वाद, जो स्वाद हमको पसंद है हम वही खाते हैं। और स्वाद डालने के लिए बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, बहुत सारे अनुसंधान हुए और स्वादिष्ट बनाया गया है भोजन को। हालांकि नहीं भी बनाते स्वादिष्ट, तो भी हमको प्राकृतिक रूप से जो जो भी हमें उपलब्ध है, और मनुष्य शरीर जिसे खाने के लिए बना है, उसमें उतना ही स्वाद मिलता है। क्योंकि एक बकरी को घास में उतना ही स्वाद मिलता है जितना हमें पिज्जा में मिलता है। हाँ जी, ये सब। ध्यान रखना। हाँ जी। वो तो हमारा मानसिक विकास है ना, कि हम लोग स्वाद पे आ गए तो हम लोगों ने इजाद कर ली। पर एक बात बोलता हूँ कि भोजन तुमने किया, पर वो तुमने पचाने की चिंता की क्या? नहीं, पर वो शरीर पचा? अपने आप पचा लो इसको। तुमने तो पीला खाया था, काला खाया था, हरा खाया था, न जाने क्या क्या खाया था, पर लाल ही खून क्यों बना उसका? तुमने बनाया? खुद से बना? अब कोई आज दिन भर मेहनत की, शरीर बहुत थक गया है, तुमने रात का खाना खाया और सो गए, कल वो थकान कुछ कम थी, वो थकान तुमने दूर की, शरीर ने अपने आप की। अपने आप की ना। तो शरीर, इसका मतलब जो हमारे शरीर के काम है, मल विसर्जन है, मूत्र विसर्जन है, या सांस लेना है, या खून दौड़ाना है, या या कहीं पर किसी वजन को उठाने के लिए ताकत का निर्माण करना है, कुछ भी करना है, नींद लानी है, नींद से जागना है, ये सारे काम खुद से हो रहे हैं, हमारे सोचने से नहीं हो रहे हैं, खुद से हो रहे हैं। जब ये सारे काम खुद से हो रहे हैं, तो जो आने वाली परिस्थितियां हैं वो भी खुद से नहीं होने देनी चाहिए हमको। वो भी खुद से होने देनी चाहिए आप ना। बोल रहे हो छोड़ दो। एक्सेप्ट कर लो चीज़ों को। भविष्य में जो होगा होगा, आज को जियो, और जो भी होगा उसको स्वीकार करते चलो। परिस्थितियां जैसी हैं वैसी हैं, लोग जैसे हैं वैसे हैं। मैं जो कर रहा हूँ बट मुझे तो लगता है मैं मेरी तरफ किसी से भी। ठीक होना चाहिए। मैं किसी का दिल न दुखाऊं, मेरी तरफ से किसी का बुरा न हो। और जहाँ करुणा करनी चाहिए मुझे करुणा करनी चाहिए। क्रोध दिखाए बिना काम नहीं चलेगा, दूसरा मेरे जीवन को खा जाएगा। वहाँ क्रोध दिखाओ, मारने की इच्छा किए बिना क्रोध दिखाओ, बस उतना जियो, आज में जियो। पर सर मुझे तो लगता है, या किसी भी इंसान को तो ये लग सकता है ना कि यार ये परिस्थिति तो मैं बदल लूंगा। इंसान परिस्थिति बदलने की सिर्फ कामना करता है, परिस्थितियां खुद से बदलती हैं। अच्छा। रोग ठीक होने की कामना करते हैं हम। जैसे डॉक्टर है,
तुम क्या समझते हो कि डॉक्टर ने रोग दूर किया? मतलब उसने कोई भी बीमारी है, हाँ जी। उसे डॉक्टर ने दूर किया, तुम्हें ऐसा लगता होगा, हाँ। पर नहीं, डॉक्टर ने सिर्फ परिस्थितियों का निर्माण किया। एग्जाम्पल के लिए किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर क्या करेगा? प्लास्टर बांध देगा। क्यों बांधा प्लास्टर? ताकि वो हड्डी जहाँ से टूटी हुई हो इधर उधर ना हो जाए, एक चीज में रहे और कुछ दिनों तक रहे। पर हड्डी इधर से भी बढ़ी और उधर से भी बढ़ी और चिपक गई, हाँ जी। वो डॉक्टर ने नहीं चिपकाई, उसने सिर्फ परिस्थिति का निर्माण किया। अब किसी को टीबी हो गई, टीबी क्यों हो गई? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, वो हो गया था, उसने बैक्टीरिया को मारा, पर वो बैक्टीरिया तो पूरे लंग्स को खा गई थी। उसने बैक्टीरिया को मारा और बैक्टीरिया के मरते ही लंग्स खुद से दोबारा पैदा होकर के अपनी जगह भर गई। हाँ जी। तो डॉक्टर ने परिस्थितियों का निर्माण किया, शरीर ने खुद को खुद रिपेयर कर लिया। ऐसे ही बाकी जगत भी ऐसे ही चल रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि आप ये कह रहे हो, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो कि ये ऐसा सही है, और उसके हिसाब से अपने आचार विचार या भावनाएं रखो। नहीं नहीं, भावनाएं भी जब तुम छोड़ दोगे तो जो भावनाएं रहनी चाहिए वही रहेंगी। अच्छा। तुम भीतर से बदल जाओगे और वही होगा जो जो तुम्हारे साथ होना चाहिए, और वो सकारात्मक ही होगा। जैसे सर हम बात कर रहे थे कि आपके जीवन में क्या ऐसा कोई एक दिन अच्छा था, बट आपको ऐसे कुछ दिन हैं जब आपको लगा हो कि यार, जैसे मेरे को कभी कभी लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है, या आपको लगा होगा कि मतलब ये दिन अच्छा नहीं था? ऐसा बहुत बार लगता है, हाँ जी। क्योंकि जो मैं बातें कह रहा हूँ हाँ जी। वो समझ के स्तर की है, हाँ जी। व्यवहार के स्तर की नहीं है। समझ वाली बात जो कह रहा हूँ प्रेजेंट में जीने की। पर चोट लगेगी तो दर्द होगा ना, हाँ जी। और बीमार होऊंगा तो तकलीफ होगी ना। हाँ जी। और जिस समय तकलीफ होगी उस समय व्यवहारिक रूप से मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करूंगा, मुझे दिन भी खराब लगेगा। और भीतर से कहीं समझ है कि यार ये भी दिन गुजर जाएंगे, और हो गई तो हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक होने के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो वैसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश करेंगे कि ठीक हूँ। मैं नहीं कर सकूंगा पैदा तो डॉक्टर करेगा, डॉक्टर नहीं करेगा तो कोई और करेगा जो भी इसको। बट ऐसा कोई दिन जब आपको लगा हो कि यार मतलब ऐसा सा दिन नहीं चाहिए, जैसे मेरे को कभी लगता है मेरे को ये दिन नहीं चाहिए, बहुत ही बेकार है, ऐसे कभी आपको लगा? हाँ, बहुत बार लगता है, अच्छा। बहुत फिर बार। कैसे अपने आप को क्या करते हो आप, उससे बाहर हाँ, कैसे आते हो? मुझे ये दिन नहीं चाहिए या मुझे ऐसी परिस्थितियां नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। हाँ जी। पर फिर भी भीतर से कहीं लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन इसके बारे में। तो एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, मुझे नहीं चाहिए ये दिन, ये परिस्थितियां मुझे स्वीकार्य नहीं हो रही हैं, पर मैं अस्वीकार कर रहा हूँ। अब मुझे स्वीकार कर लो, मुझे एक साल यहीं रखो अपने पास, अब अस्वीकार मैं कर, ये सारी बातें समझ जो लूंगा। अस्वीकार करना है वो भी स्वीकार है। मैं इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ? तो हाँ। मैंने स्वीकार ही कर लिया ना फिर। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मैं तो खुद जानना चाहता हूँ, आपका पूरा दिन जो है वो कैसा सा दिखता है? मतलब आप पूरे दिन भर में आपका रूटीन कैसा सा होता है, कैसा सा आपका दिन दिखता है? जैसे कोई मुझसे पूछे तो मुझे पता है मेरा दिन ऐसा ऐसा सा दिखता है, मतलब इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे मेरा इतने, कैसा सा है आपका रूटीन? रूटीन कह सकता है। रूटीन रूटीन तो निर्भर करता है कि अ, काम की जिम्मेदारी किस तरह की है। जनरली। जनरली मेरे लिए तो, अब जैसे मुझे जिम में भी बैठना है, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए भी कुछ करना है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ करना है, मुझे स्पिरिचुअल भी कुछ कुछ करना है। तो उस वो सारे कामों को करने के लिए मुझे कुछ वक्त निकालना पड़ेगा। हाँ जी। तो वक्त निकालना पड़ेगा, तो अब दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं। हाँ जी। तो मैंने एक नियम बना लिया है कि मैं रात का खाना जल्दी खाऊंगा और जल्दी सोऊंगा, जल्दी सोऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा तो जिम जाने के वक्त से पहले मेरे व्यक्तिगत कार्य सारे पूरे हो जाने चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि
3 बजे से पहले उठ जाऊँ। 3 बजे मतलब सुबह 3 AM? हाँ, सुबह 3 बजे से पहले उठ जाऊँ। डेली शेविंग करता हूँ, नहाना-धोना ये सारा सारा काम डेली रूटीन है। डेली? तो ये सब करके और ड्रेसअप होकर के मुझे जिम जाना होता है। तो वो सब काम करके मैं 6:30 गर्मियों में और सर्दियों में 7:30 बजे तक जिम जाता हूँ, क्योंकि घर में एक डॉगी भी है, उसको भी आधा घंटा चाहिए होता है घुमाने के लिए। तो वो सब करके मैं जिम जाता हूँ और जिम में सर्दियों में तो 1 घंटा बैठता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट के लिए आता हूँ। फिर आधा घंटे के बाद जिम जा कर के बैठता हूँ, फिर 1 बजे तक जिम में 12 बजे तक जिम में रहता हूँ। और फिर शाम को 4 बजे के आसपास जाना होता है, तो इस बीच में खाना खा करके 1-2 घंटा सोता हूँ। दोपहर को सो जाओ? दोपहर में सोता हूँ, और दोपहर में अगर नहीं सोता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है, मुझे थकान महसूस होती है। तो मैं सोता हूँ और फिर शाम को तो जिम में बस नाम भर के लिए जाता हूँ, वॉक में जाता हूँ, इधर-उधर कुछ सब्जी वगैरह ले लिया, कुछ मतलब वॉक के बहाने से जाता हूँ, तो और काम करके आता हूँ। शाम को 6:30 बजे तक घर में आ जाता हूँ वापस। फिर आधा घंटा मेरी डॉगी के लिए चाहिए, अच्छा। ऐसे घुमा करके फिर 7 बजे के बाद हम खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। कितने बजे सो जाते हो जनरली सर आप? नींद मुझको 8 से 8:30 बजे के बीच आती है। मैं खाना खाते ही सोता नहीं हूँ, कुछ देर कुछ छोटे-मोटे काम कर लेता हूँ, जैसे कपड़े तह करने हों, कब अपने अपने व्यक्तिगत चीज़ों को ठीक-ठाक करना हो, उसे अलमारी अगर सेट नहीं कर रखी तो उसे कर लेता हूँ, जूते ठिकाने से नहीं रखे हैं तो वो रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद 8:30 बजे तक सो जाता हूँ। बट सर और आप वर्कआउट करते हो जिम? हाँ, वो कब सुबह करते हो? वर्कआउट करता हूँ मैं, लगभग 3:30 बजे शुरू होता है वर्कआउट। सुबह 3:30 बजे? हाँ, अच्छा। और ये 4:30 बजे तक चलता है। और ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, कार्डियो करते हो या कैसे? नहीं, इसमें सब कुछ होता है। सब कुछ? इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, हाँ जी। कार्डियो शाम को करता हूँ क्योंकि वॉक में वॉक? शाम को जाता हूँ। हाँ जी। उसमें सर्किट ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज होती हैं जो कि इस एज में करनी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि मसल रिलैक्स रखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज चाहिए होती है, जॉइंट को भी लुब्रिकेट करना चाहिए, तो स्ट्रेचिंग से होती है वो। तो कुछ वेट ट्रेनिंग होती है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, फिर प्राणायाम होता है, फिर ध्यान होता है। ये सब 1 घंटे में कर लेता हो? हाँ, ये 1 से सवा घंटे के बीच में कर लेता हूँ, उसके बाद नहाना-धोना है। पर इसमें एक बात रहती है, जो करता हूँ, वही करता हूँ। मत इसका थोड़ा इसको विस्तार में एक आधी लाइन इसमें जोड़ दो मेरे जैसे समझने के लिए। जो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, हाँ जी। ब्रश करना है, ब्रश करना एक काम है, हाँ जी। ठीक है? कुछ लोग इसको कैज़ुअल लेते हैं, मैं इसको सीरियस लेता हूँ। अच्छा। सीरियस लेना मतलब ब्रश करना मतलब 32 के 32 दाँत साफ़ होने चाहिए, ठीक है? पर क्या तुमने कभी देखा होगा कि लोग पेस्ट ब्रश में डालते हैं और उसके बाद ब्रश करना शुरू करते हैं, पाइप लेकर के गमले में पानी भी दे रहे होते हैं। और आखिर में जाके क्या पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ़ एक साइड ही ब्रश किया है बस। अच्छा। तो मैं ब्रश करता हूँ, तो ब्रश ही करता हूँ, और मुझे पता होता है कि मैं ब्रश कहाँ से गुज़ार रहा हूँ और कहाँ-कहाँ तक मैंने ब्रश कर लिया है। तो पूरे सारी जगह मेरा उस समय ध्यान वही होता है, ब्रश। हाँ जी। और फिर ब्रश कर चुकता हूँ, तो उसके बाद नहाना होता है, तो फिर मैं नहा रहा होता हूँ। जैसे पानी सिर में डाला तो सिर में महसूस भी करता हूँ पानी को। अगर अगर शैम्पू लगा रहा हूँ, तो उसे महसूस भी करता हूँ। मुझे पता होता है मैंने कितना शैम्पू लिया है, कितना लेना चाहिए था और उतना ही लिया है, ये पता होता है। तो महसूस करते हैं, उसी को प्रेज़ेंट में रहना कहते हैं। तो मेरा तो हर काम कोशिश करता हूँ कि ध्यान हो, और ये किसी को बताने की चीज़ नहीं है, कोई शो ऑफ करने की चीज़ भी नहीं है। ये तो एक स्ट्रगल है असल में। जीवन में स्वयं के जीवन को समझने के लिए प्रेज़ेंट रहना ही एकमात्र उपाय है, या फिर दूसरा तरीका, दूसरी भाषा में अगर कहें तो मस्तिष्क को निर्विचार करना, वो ही एक तरीका है। चाहे वो किसी भी धर्म में जाएँ, किसी भी पद्धति में जाएँ, प्रेज़ेंट पे रहना ही ध्यान है। जैसे हम घर से तुम कहीं जा रहे हो, तो तुमने अक्सर सुना होगा मम्मी बोलती हैं ध्यान से जाना। मम्मी ने भी बोल दिया, तुमने भी सुन लिया, पर मम्मी को भी पता नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं और तुमको भी पता नहीं कि वो क्या बोल रही हैं। तुम क्या सुन रहे हो? सही बोला आपने सर। और ध्यान से जाने का मतलब है कि जहाँ जा रहे हो
वहीं जाओ, जिस रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते से जाओ। हम क्या करते हैं, जिस रास्ते से जा रहे होते हैं उस रास्ते को याद नहीं करके हम वो रास्ता याद करते हैं जो इससे बेहतर है। तो अगर यहाँ की सड़क तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी तो गुड़गांव की सड़क याद आएगी, यार वो सड़क कितनी बढ़िया थी और यहाँ कैसी कैसी सड़क है। जबकि अभी मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे यही सड़क मिली है ना, इसी में चलना है तो इसी में सावधानी से चल लूँ। ध्यान। तो ध्यान उसको कहते हैं। तो हर धर्म में ध्यान करने के तरीके अलग हैं और ध्यान का लक्ष्य क्या है, दिमाग को मन को निर्विचार करना, थॉटलेसनेस। तो जैसे हिंदू धर्म में गुरु लोग गुरु मंत्र देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं। तो मंत्र का मतलब ऐसा नहीं है कि मंत्र में कोई शक्ति होती है, मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति किस में होती है, जो मंत्रोच्चारण कर रहा है, जो मंत्र का जाप कर रहा है, शक्ति उसमें है। फिर और वो मंत्र तो दे दिया और तुम मंत्र जाप कर रहे हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तुम्हें इसका अर्थ का भी पता नहीं है, अर्थ सोच भी नहीं पा रहे हो। तो क्या होगा कि पर तुम्हें क्योंकि मंत्र दिया गया है और तुम्हें जिसने दिया है उस पर श्रद्धा है, और जिसका मंत्र है, जिसके लिए मंत्र है उस पर श्रद्धा है, यानी गुरु पर भरोसा है और परमात्मा पर भरोसा है कि ये हैं, गुरु हैं, वो तो दिखते हैं, परमात्मा भी है क्योंकि गुरु ने कहा है तो वो श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा से तुम मंत्र का जाप करते हो। पर एक वक्त ऐसा आता है कि मंत्र बोलते बोलते, जाप करते करते तुम्हारे मस्तिष्क में विचार आना बंद हो जाते हैं, और जिस समय मस्तिष्क में विचार आना बंद हो जाते हैं उस समय तुम प्रेजेंट हो जाते हो। वो प्रेजेंट हो जाते हो तो तुम्हारा ध्यान हो गया। बट परमात्मा है। परमात्मा तुम जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में तो नहीं है। परमात्मा को अगर तुम चाहो कि सशरीर कोई है तो नहीं है। तो क्या है? एक नियम है, नियम बोले तो? उसको हमारे वेदों में कहा गया है रित, री, जिससे ऋषि बना हुआ है, री, ठीक है। वो री, उसी री से ऋग्वेद बना है। ऋग्वेद का मतलब होता है जिसने री को जाना, ठीक है। ऋषि भी वही जिसने री को देखा। तो ऋषि ने क्या देखा, उसने नियम देखा। उसने नियम देखा कि बहुत तेज धूप बहुत दिन तक पड़ती है तो बारिश आती है, और लगातार बारिश आती है तो सर्दी आ जाती है। उसने ये देखा कि जून के महीने में धान खुद से उगाते हैं और अक्टूबर में जाकर के उनमें बालियां भी आ जाती, पक भी जाते हैं। ये जगत जिस जो चल रहा है वो एक नियम से चल रहा है। तो वो जो नियम है उसको तुम परमात्मा कह सकते हो, पर वो उस रूप में है वो। और तुम अगर व्यक्तिगत तौर से जानना चाहते हो कि वो परमात्मा है कौन, तो एक बार स्वामी राम तीर्थ, सुना है नाम? हाँ, सुना है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में थे, तो उनसे किसी ने पूछा इस जगत को किसने बनाया? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने बनाया। तो लोग बड़े नाराज हो गए और उन्होंने उनके कपड़े उपड़े फाड़ दिए, उनकी पिटाई कर दी। आ गए वो हंसते हुए। वो अपने आप को मैं नहीं बोलते थे कि मुझे आज लोगों ने मारा, वो बोलते थे आज तो मजा आ गया, आज तो राम की खूब पिटाई हुई। अच्छा। मतलब वो राम शरीर को मानते थे, क्योंकि शरीर का एक नाम रूप होता है ना, पर वो जो खुद हैं वो तो कोई और है। शरीर का उसको बोध है पर वो शरीर नहीं है। ऐसे ही हर व्यक्ति, उसके भीतर एक मैं हूं का भाव है। हम लोग बैठे थे, काफी रौनक थी कमरे में, खूब गपशप हो रही थी, मित्र लोग बैठे हुए थे, और अचानक से लाइट चली जाती है, सन्नाटा हो जाता है। जैसे ही वो सन्नाटा हुआ वैसे सारे लोगों को, किसी को किसी के बारे में ध्यान नहीं रहता। जैसे ही लाइट जाती है झटका लगता है और सिर्फ अपने बारे में पता होता है मैं हूँ।
होता है ना। उसके बाद विचार आता है लाइट चली गई। पहले पता होता है मैं हूँ। ये भी हो सकता है कि ये भी पता चल जाए कि लाइट चली गई, जाते हुए कुछ पर विचार नहीं होता उस समय, लाइट जाते हुए महसूस होता है बस। वो लाइट जाते हुए जिसने महसूस किया अचानक से, और महसूस करने वाला अचानक से ये भी महसूस किया कि मैं हूँ, उसको कहते हैं मैं हूँ का भाव। वो तुम में भी वही है, मुझ में भी वही है, राम तीर्थ में भी वही था, और कृष्ण में भी वही है, सब में वही है। वही मैं हूँ का भाव है, जिसकी मौजूदगी से ये सारा तंत्र चल रहा है। तुम तो उसको अगर तुम नाम देना चाहो तो परमात्मा कहो, उसको नाम देना चाहो तो नियम कहो। जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा उनकी सांस तो नहीं रोकता, उनके दिल की धड़कन तो बंद नहीं करता ना। तो तो इसका मतलब तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ही परमात्मा हूँ? पहले खुद को जानना पड़ेगा, हम्म, उसके बाद कह सकते हो। और खुद को जानने के लिए प्रेजेंट रहना होगा, हम्म। जो काम कर रहे हो वही करना होगा। मुद्दा प्रेजेंट में रहने का है हाँ। सबकी ना। सर हम आपकी दिनचर्या की बात कर रहे थे, तो मुझे बेसिक बेसिक, बट आपकी ये दिनचर्या कब से है ऐसी, और ये किसने सिखाया आपको? ये तो परिस्थितियों ने और मेरे शौक ने सिखाया। कब से ऐसी हैं? ये अगर मैं कहूँ तो इस तरह की निश्चित दिनचर्या तो तब से है जब से मैंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया था अच्छा, नौकरी से। नौकरी से। हाँ, पर सुबह जल्दी उठने की आदत मेरी शुरू से ही, जब से मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब से शुरू से जल्दी उठने की आदत है। और वो इसलिए भी है कि मैं एक्सरसाइज करता था, और मेरा एक्सरसाइज करना मेरे पापा को पसंद नहीं था। अच्छा। इसलिए पसंद नहीं था कि हमारे खेत थे, वो कहते तू तू ये जो भी कुछ करता है तू खेत में काम करना। तो अब वो ठीक बोलते थे अपने हिसाब से, भाई मेहनत ही करनी है ना तो खेत में करो, क्यों फालतू का जिसमें कुछ रखा नहीं वो मेहनत कर रहे हो। पर मुझे पता था कि इस तरह की फिजिक बनाने के लिए, इस तरह की बॉडी बनाने के लिए तो मुझे इसी ढंग से कुछ करना पड़ेगा। तो तब मैंने पिताजी को, पापा को बोला कि ठीक है, मैं खेत में काम करूँगा। तो जब पिताजी सो के उठते थे तो मैं खेत में होता था। तो पिताजी के सो के उठने से पहले, पिताजी 5 बजे उठते थे तो मुझे अपनी एक्सरसाइज कर लेनी थी ना, तो मैं 4 बजे उठता था। तो तो तब से ही, जब से मुझे बट एक्सरसाइज अगर का शौक तो लगा, तब से मुझे जल्दी उठने की आदत थी। बट अगर इनको सालों में देखें, जैसे आज आप कितने साल के हो सर? मैं 66, 66 साल का हूँ। बट ये कितने साल से आपका ये रूटीन है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50? 40 साल से तो होगा। कैसे कर लेते हो सर, मतलब? एक यूज टू हो जाता है कि अगर आदमी ढल जाए हाँ जी। तो एक लीक होती ना, जैसे तुमने देखा होगा पुराने ज़माने में बैलगाड़ी होती थी, तो बैलगाड़ी जब गुजरती थी तो बरसात के दिनों में वो गड्ढे करते हुए वो पहिया चलता था। तो फिर उसके पीछे आने वाली जो जितनी बैलगाड़ियाँ थी सब उसी लीक पर ही चलती थी। तो हमारा जो अभ्यास है वो भी ऐसे लीक पर चलने वाला है। एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो बस वही। तो हमारे तो नाश्ते का भी वही फिक्स टाइम है, और लंच का और डिनर का मतलब 5 मिनट आगे पीछे भी नहीं होता है। इस तरह का है। कोई कोई आ जाए उस वजह से हो जाए तो मैं अलग आ बात। गया हूँ। नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, कोई मेहमान कोई आ भी। जाए तो हो जाता है, वरना हम अगर मियाँ बीवी बच्चे हम लोग हैं तो वही नाश्ते का टाइम है, वही लंच का टाइम है, वही डिनर का टाइम है, वही दिन में सोने का टाइम है। तो किसी टाइम में कोई बदलाव है ही नहीं। और सर अपने बॉडी बिल्डिंग को, अब क्योंकि आप तो ने मुझे खुद बताया ना, वेरी सरप्राइज कि आपने रिटायरमेंट के बाद, ओ सॉरी, 40 के बाद मास्टर्स कैटेगरी भी खेली है, यानी आपने स्पोर्ट्स को बहुत जिया है। तो तब के एथलीट में और आज के एथलीट में क्या डिफरेंस आपने पाया? तब के एथलीट में और अब के एथलीट में, देखो एथलीट तो एथलीट होता है, हाँ जी। डिफरेंस तो कुछ नहीं है। अच्छा। वो दिल तो बच्चा है जी वाली बात है। हाँ जी। चाहे पुराने लोग हों चाहे नए लोग हों, वो व्यक्ति वैसा ही होता है। पर क्योंकि नई समझ में और पुरानी समझ में अंतर है, क्योंकि इस बीच 50-60 सालों में जो बौद्धिक स्तर है लोगों का वो बढ़ गया है। वैज्ञानिक प्रगति पहले से ज़्यादा हो गई है, और वैज्ञानिक प्रगति हर हर फील्ड में हुई है, हर सेक्टर में हुई है। तो आज का बच्चा ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ों को पकड़ता है, समझता है,
और अप्लाई करता है। पहले के हमारे ज़माने में या हमारे ज़माने से पहले के लोग, पहले तो उन तक बात बहुत देर में पहुंचती थी, हाँ जी। क्योंकि तब इस तरह के सूचना माध्यम नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। तब अखबारों से या रेडियो से कुछ खबरें आती थी, फिर कुछ लोग अ, शहरों से गांवों तक कुछ नई बातें लेकर के आते थे, तो ऐसे करके होते थे। पर तब एथलीट जो भी थे थोड़ा सिंसियर ज़्यादा होते थे, क्योंकि तब शॉर्टकट कुछ नहीं था। शॉर्टकट मतलब सप्लीमेंट्स नहीं थे, और दूसरी चीज़ें भी नहीं थी, और इतनी जल्दी भी नहीं थी। तो तब जो भी कुछ हमें भोजन उपलब्ध था, उस भोजन में बॉडी बनानी पड़ती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो जो लग्जरी वाली डाइट थी, वो दूध बादाम, नहीं तो मीट अंडा, यही डाइट होती थी। इन्हीं में ही से कुछ करके करना पड़ता था। तो जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से कंपटीशन की तैयारी कर लेते थे। बट जिस तरह के रिब्ड आजकल होते हैं, उस तरह के रिब्ड तब नहीं होते थे। तब स्किन मोटी रहती थी, मसल होती थी, पर डिटे अब जितनी एक्सरसाइज की वैरायटी है तब इतनी नहीं होती थी, गिनी चुनी एक्सरसाइज होती थी। पर फिर भी लोग मेहनत करते थे, तो ठीक बिल्ट तो होती थी। आज का एथलीट ज़्यादा मेहनती है या तब का एथलीट ज़्यादा में? मेहनती तो तभी के थे, तब के एथलीट मैं ज़्यादा आज नहीं मेहनत तो करते थे। मैं मेहनती नहीं हूँ। तुम भी आज के थोड़ी हो, तुमको भी तो मेरे ख्याल से तो एक्सरसाइज करते हुए 25 साल तो हो गए होंगे। कंप्लीट करते हुए 24 साल हो गए सर, एक्सरसाइज करते हुए 27। 27 साल, और 27 साल पहले तो तुम तो मैं आज का नहीं। मोबाइल के ज़माने से पहले के आदमी हो। हाँ, कह सकते हो सर, बिल्कुल। हाँ, मोबाइल से पहले। मोबाइल के ज़माने से पहले के हो। तो आजकल के एथलीट पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। ज़्यादा है, और बॉडी बिल्डिंग एज ए स्पोर्ट बढ़िया है, लेकिन एज ए करियर उतना श्योरिटी इसमें नहीं है, क्योंकि गिने चुने लोगों को ही जॉब मिलती है, सबको जॉब नहीं मिलती है, और खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ये सब चीज़ें काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। तो बॉडी बिल्डर को खर्च ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी अर्निंग इसमें नहीं है। कंपटीशन होते हैं, उनमें कैश प्राइजेस बहुत कम होते हैं। कोई भी एथलीट बनना चाहता है और आप उसको एक सलाह देना चाहते हो कि भाई क्या, चल दो दे दो, ये मत करना, ये करना, ये मत करना, पहले बताओ कि भाई ये मत करना। कोई भी एथलीट बनना चाहता है, और वो किसी भी खेल का हो सकता है। भाई जल्दबाजी मत करना, पेशेंस रखना, और इसमें सारी बातें आ जाती हाँ हैं। जी। और कोई एक चीज ये जरूर करना। सीरियसली मेहनत करना। अगर मैं बोलूँ मेहनत या टैलेंट, आप क्या बोलते हो? पहले मेहनत है, अकेले टैलेंट नहीं कर सकता कुछ। टैलेंट भी हो और उसमें मेहनत भी हो तो ही आगे बढ़ सकता है। किसी की मेहनत रंग ना ला रही हो तो भी उसे निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जेनेटिक्स उसकी ना हो उस हिसाब से, पर उस मेहनत के बाद उसको जो जो ज्ञान के रूप में मिला है, उसका इस्तेमाल कर सकता है दूसरों को मदद करने के लिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि अगर वो खुद को खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं बेहतर बना पाए, वो दूसरों को बना सकता है। हाँ, मैं तो खुद ये मानता हूँ कि मैं उतना बेहतर खिलाड़ी नहीं था। मैं खुद उतनी अच्छी जेनेटिक्स लेकर के पैदा नहीं हुआ था, पर सीखने से तो मेरी मेरी जेनेटिक्स मुझे नहीं रोकती है ना। हाँ, तो मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था। आप अपने आप को बेहतर खिलाड़ी मानते हो, बेहतर कोच, या फिर आप दोनों में से किस चीज को ज्यादा एंजॉय किया आपने? मैं बेहतर खिलाड़ी तो मैं नहीं मानता अपने आप को। हाँ जी। हालांकि जो बेहतर खिलाड़ी नहीं हुआ मैं, उसी की वजह से मैं इतना सीख सका। क्योंकि जब किसी में कोई कमी होती है, तो वो कमियों को दूर कैसे किया जाए, वो समाधान तलाशता है। और उस तलाश में वो जब लगता है, तो उसे बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि उस समय तो उसके उतना काम नहीं आई हुई होती हैं, लेकिन जिनकी वो मदद कर रहा होता है उनके लिए बड़े काम की होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ कि मेरी पेक्टोरल मसल अच्छी नहीं थी, तो पेक्टोरल मसल कैसे इम्प्रूव हो, ये मैं ढूंढता रहा कि कौन सी एक्सरसाइज की जाए, क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी कोशिशें की, और कंपटीशन खेलने लायक तो मैं हो गया। पेट्रोल की वजह से हारा नहीं, और उसकी वजह से जीता भी नहीं। अगर मैं कोई कंपटीशन में प्लेस आए भी होगी, जीता भी होऊंगा, तो और दूसरे बॉडी पार्ट रहे होंगे। पर पेट्रोल क्योंकि वीक थी,
इसलिए उसकी एक्सरसाइज मुझे बहुत सारी पता चल गई कि कौन से हेड के लिए कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा ठीक रहेगी। ऐसे ही हर मसल ग्रुप के लिए जब जब वो पढ़ने का सीखने का शौक था तो उस समय काफ़ी कुछ सीखा। तो मुझे तो देखा जाए तो कम गिफ्टेड जेनेटिक्स मेरे लिए वरदान हो, मेरे लिए गिफ्ट हो गई वो। यानी आपने अपनी, मेरी कमियां मेरे लिए वरदान हो गई। तो यू एज ए एथलीट और यू एज ए कोच में से अगर आपको एक चीज चुननी हो तो आप किसको चुनना चाहोगे, नहीं जिसमें आप ज्यादा एंजॉय करते हो? वो तो मैं कोच ही एंजॉय करता हूँ। तो यू एज ए कोच या यू एज ए मेंटोर, यू एज ए टीचर, आप ज़्यादा एंजॉय किया ज़्यादा आपने अपनी जर्नी को। एंड मेरे जैसे बहुत सारे एथलीट्स को आपने ट्रेन किया, और मैं सभी एथलीट्स के माध्यम से आपको ये थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी गाइडेंस के अंदर हमने बॉडी बिल्डिंग तो सीखी, बट बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ जो सीखा कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, और आज ये सीख रहे हैं कि प्रेजेंट पे रहो भाई, अभी कल छोड़ दो। बट सर आपके टाइम में तो कोई सप्लीमेंट उतने नहीं थे। आपने कौन सा पहला ऐसा सप्लीमेंट खाया जब आपको लगा वाह ये सप्लीमेंट है? वीडर का कोई सप्लीमेंट आया था दिल्ली में उस समय। अ, जो हमारी इंडिया की जो मार्केट थी वो ओपन हुई थी। अच्छा, जो मेरे खुल, ख्याल से नरसिम्हा राव के टाइम की बात है वो। ओ अच्छा। हाँ, पहले विदेशों से सामान नहीं आता था हमारे देश में। हाँ। तो वो जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी उसने मार्केट को ओपन किया था तो विदेशी सप्लीमेंट आना शुरू हुए थे। तो वीडर का कोई एक गेनर था। अच्छा। तो मेरा एक मित्र दिल्ली गया हुआ था और वो दिल्ली में मिलता था। तो उस मित्र को मैंने बोला कि भाई तुझे ये अगर कहीं मिले तो ले आना। अच्छा। तो वो लेके आया था, एक 200 ग्राम का डिब्बा था। अच्छा। और वो 200 ग्राम का डिब्बा मैंने पूरा महीना चलाया। कितना खाते थे? 5 ग्राम का जो स्कूप होता है छोटा, उससे खाते थे? उससे मतलब स्कूप भी क्या, स्पून जो टी स्पून है वो एक स्पून लेता था और उसे ही डाल करके पीता था। और इतना महंगा था वो कि मुझे लगा कि वो जो पैसे खर्च हो रखे उसी से बन जाएगी बॉडी। और आज जब आप एक मेरे जैसे किसी भी एथलीट को इतने सप्लीमेंट खाते देखते हो, तो जिसके पास इतने सारे विकल्प हैं, और तो आप उसको कहना चाहते हो कि इतने सप्लीमेंट खाने चाहिए या इतने सप्लीमेंट नहीं खाने चाहिए? सप्लीमेंट की जहाँ तक बात है, जहाँ 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 ज़रूरत हो वहाँ वहाँ सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेना चाहिए। और कम ज़्यादा की बात नहीं है। हाँ जी। जब ऑफ सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ जी। लेकिन ऑन सीजन कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन जब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी। आपको फैट बर्नर भी चाहिए, आपको स्किन टोन ठीक करने के लिए डायबिटिक को सप्लीमेंट भी चाहिए, कोई रात को पीने वाला प्रोटीन चाहिए, कोई अच्छा पोस्ट वर्कआउट चाहिए, प्री वर्कआउट चाहिए, इंट्रा वर्कआउट चाहिए। वो सब अगर कोई किसी के पास बजट है और सीरियस तैयारी कर रहा है कंपटीशन की तो ज़रूर लेना चाहिए। और ऑफ सीजन में अननेसेसरी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, तब बट जितना ज़रूरी नहीं है नहीं, उतना मैं लेना चाहिए। कह रहा हूँ कि अगर लेट्स से किसी को बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करनी, जिसको अपनी फिटनेस अच्छी रखनी है, उसको। हाँ, जिसको अपनी फिटनेस अच्छी रखनी है और वो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है तो उसको 2-3 चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे? एक लेना चाहिए उसको प्री वर्कआउट, सेफ प्री वर्कआउट लेना चाहिए। एक लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट यानी रिकवरी के लिए प्रोटीन लेना चाहिए। और एक लेना चाहिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल पैक। ठीक है। प्रोटीन बोले तो वे प्रोटीन। हाँ, वे प्रोटीन बेस्ड कोई कोई प्रोडक्ट हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हो जो कि जल्दी रिकवर करता हो, वो लेना चाहिए। और ये मेल फीमेल कोई भी हो? मसल तो कोई भी मेहनत करते हैं तो बिना मसल के तो वो होती नहीं है। हाँ जी। अगर कोई पैदल चल भी रहा है या बर्तन भी मांज रहा है तो मसल से ही कर रहा है, फैट से तो होता होगा नहीं ये काम। हाँ जी। तो अगर कोई भी प्राणी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मसल तो है ही ना उसके शरीर में। रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कम ज़्यादा हो सकती है पर सप्लीमेंटेशन तो कोई किसी के लिए बुरा नहीं है। तो आप कह रहे हो वन इज प्री वर्कआउट, वन इज वे प्रोटीन, एंड वन इज विटामिन, मल्टीविटामिन यानी विटामिन। मल्टी मिनरल। तो ये 3 सप्लीमेंट सबको खाने चाहिए। बिल्कुल। और सर आज आज जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री की हालत है, वो आपके नज़रिए से जब आप यहाँ बैठ के देखते हो तो आपको कैसी सी लगती है? कैसी ये इंडस्ट्री, मतलब कैसी है? देखो, इंडस्ट्री
जब भी कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है हाँ जी। तो उसमें कुछ कंपनियां हैं जो कि एथिक्स पे काम करती हैं ओके। और कुछ कंपनियां हैं जो रेवेन्यू पे काम करती हैं। अच्छा। जो कंपनी एथिक्स पे काम करती है वो रेवेन्यू की इतना चिंता नहीं करती है, वो सिर्फ लॉस से बचना चाहती है। ठीक है। और जो एथिक्स पे काम नहीं करती हैं वो सिर्फ प्रॉफिट देखती हैं बस। ठीक है। तो दो तरह की तो कंपनियां हों। दो तरह पर की मार्केट हाँ, हो गई। मार्केट हो गई। मार्केट तो एक ही है। हाँ, समझ गया मैं, दो हाँ, तरह के कंपनियां प्लेटफॉर्म। दो तरह की हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला है, जिसको होता ही है किसी भी इंडस्ट्री में। गला काट प्रतियोगिता होती है, एक का गला काटेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, तो दूसरे एक को दबाए बिना दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसा उनको लगता है। पर ऐसा नहीं है। अगर हम लोग नैतिक रूप से ठीक काम करें तो सबके लिए मार्केट में स्कोप है। एक तो बात ये है। तो जो कंपटीशन है इस बात को लेकर के हो जाता है कि कौन बढ़िया वे प्रोटीन बनाएगा, कौन बढ़िया प्री वर्कआउट बनाएगा, कौन सस्ता फ्राई बर्नर बनाएगा, कौन सस्ते सप्लीमेंट बनाएगा। तो ये सब चलता रहता है। पर इस बीच में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो किस उद्देश्य से बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए वे प्रोटीन है, तो प्रोटीन प्रोडक्ट किस लिए होता है? पोस्ट वर्कआउट, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद पीने के लिए प्रोटीन चाहिए, या किसी को कोई एक्सरसाइज शाम को कर रहा है, उसको लीन मसल मास गेन करना है, तो सुबह भी प्रोटीन पिएगा। ठीक है। तो प्रोटीन मतलब मसल ग्रोथ करने के लिए कोई चीज़। अब मसल ग्रोथ करने के लिए कोई चीज़ हम बना रहे हैं, तो कुछ कंपनियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि वो किन के लिए बना रही हैं। एक्सरसाइज करके आए हुए आदमी के लिए बना रही हैं, तो एक्सरसाइज करके आए हुए आदमी को तो सिर्फ प्रोटीन ही की तो ज़रूरत नहीं है रिकवरी के लिए, उसकी तो मसल भी लॉस हो रही होगी, और वो प्रोटीन से तो वो लॉस रुकेगी नहीं जल्दी से और रिकवर भी नहीं करेगी। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए जो कि साइंटिफिकली उस उस स्थिति से शरीर को उबार लें, यानी एंटी कैटाबॉलिक एजेंट हों, मसल सेवर हों। वो भी वो चीज़ें भी अगर प्रोटीन में इस्तेमाल की जाती हैं तो वो प्रोटीन ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है। तो कुछ कंपनियां इस बात का ध्यान रखती हैं, कुछ इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं, क्योंकि प्राइस वॉर है। तो जो कंपनियां इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं कि कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, वो सस्ता प्रोडक्ट बना लेती हैं, तो वो ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए, तो उनके साथ दिक्कत ये है कि प्राइस वॉर में वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, तो वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। पर उनमें से कुछ कंपनियां इस बात से संतुष्ट हैं कि जिनको चाहिए उनके लिए हमारे पास उपलब्ध है, और जो हमारा सामान इस्तेमाल कर रहा है उसको रिजल्ट ठीक मिल रहे हैं, उससे इस बात की खुशी है, वो लॉस में नहीं है। बट आज के मार्केट में खराब कंपनियां ज्यादा हैं या अच्छी? और भारत के हिसाब से देखेंगे तो खराब कंपनियां ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो होता है कि ओरिजिनल बनाना, दूसरा है डुप्लीकेट बना देना। अब तुम किसी कंपनी को लो, किसी कंपनी का नाम चल गया, अब उनकी जैसा उनका डिब्बा है, जैसे उनकी लेबलिंग है, उसको देख कर कोई कॉपी करके घर में कोई बना रहा है और कुछ का कुछ डाल करके बेच रहा है, तो वो तो खराब हो गया। पर सर मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। तो आपको लगता है कि जब आज वो अगर 10 कंपनियां हैं वो कल को 30 हो जाएंगी तो खराब वाली ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी? ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली कम इसलिए नहीं होंगी कि मार्केट में हर तरह के लोग हैं। जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है वो तो सस्ते पर ही जाएंगे। बट उनको ये तो पता नहीं उन खराब है। नहीं, उनको पता नहीं है। नए ग्राहक हमेशा आते रहते हैं, नई पीढ़ी आती रहती है। अच्छा। किसी को खराब था, नुकसान किया, वो घर बैठ गया, कोई नया आ गया ढूंढता हुआ। तो ग्राहकों की कभी कमी नहीं रहती तो सर। ये जो एथिकल कंपनी है ये रेवेन्यू कैसे बनाएगी फिर? इनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लगेगा। इनको वक्त लगता है। पर इनकी साख, इनकी ब्रांडिंग धीरे धीरे करके बढ़ती है, और मौत पब्लिसिटी से ज़्यादा बढ़ती है, या रिपीट वैल्यू जिसकी होती है। हाँ। एक व्यक्ति ने लिया, उसने अच्छी कंपनी का सामान लिया, इस्तेमाल किया,
उसने देखा कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और रिज़ल्ट भी ठीक आ रहा है। तो और पहले उसने देखा था कि यार तब उतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं था और साइड इफ़ेक्ट भी था। तो पहले तो जो जो पहले लेता था उसके बारे में उसकी धारणा बन गई कि वो ठीक नहीं था, और अब जो लिया है वो ठीक है। तो अब जब ये इसके पास वो जो बॉक्स है वो ख़त्म होगा, ख़त्म होने से पहले ही वो सोचेगा कि इसी कंपनी से मंगाना है। उसने उसने दोबारा मंगा लिया। अब उसके पास किसी ने देख लिया, ये क्या, किस कंपनी का सामान तू खा रहा है? उसने बोला है कि इस कंपनी का है, और मैंने खा के देखा, मुझे तो ये अच्छा लगा। तो दूसरे ने बोला कि अच्छा है तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, उसने भी मंगा लिया। ऐसे करके माउथ पब्लिसिटी होती है और ग्राहक कम नहीं होते हैं, बढ़ते जाते हैं। हाँ, हफ्ते भर में दुगने नहीं होते हैं। सर मैं आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल पूछूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। नॉर सिर्फ इसलिए कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, इसलिए कि आपको बहुत नॉलेज है। बट आपको नहीं लगता कि ये नॉलेज मैं किसी, मतलब, या तो किसी को सिखा जाऊं या किसी भी उसमें इसको ऐसा कर जाऊं कि जो आने वाली जनरेशन, जब आप और लेट्स से मैं भी नहीं होंगे दुनिया में, बट वो चलती रहेगी, सो दैट इस फिटनेस इंडस्ट्री का 2% ही चाहे या 20% ही मार्गदर्शन होता रहे। मतलब एक केएन शर्मा से काम नहीं चलेगा ना सर। एक तो के शर्मा से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता ये है कि यतिंदर ने मेरे से जो पूछा, यतिंदर ने मेरे से जो चाहा, मैं उसको दे सकूं। और अगर मैंने दे दिया है तो यतिंदर उसे आगे बढ़ाएगा। राहुल को अगर मैंने कुछ दिया है तो राहुल बढ़ाएगा। तो ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि मैं ही सब कुछ कुछ छोड़ करके चला जाऊं इकट्ठा करके। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल 100% किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है, ख़ास तौर से नॉलेज की बात है। वैसे तो कोई भी चीज़ 100% ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, पर ये जो जो बौद्धिक विरासत है इसको तो कह ही सकते हैं। पर जितनी भी ट्रांसफ़र हुई है वो ग्रोइंग है, तुम्हारे भीतर जाकर के वो फलेगी और नए ढंग से खिलेगी। तो मुझे सर तो उसके चिंता नहीं है। उसके लिए आप जितनी इतने समझ भी तो होनी चाहिए ना। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और सबके पास कुछ ना कुछ है ही, तो सब बढ़ाएंगे आगे गेम को। और ये भी देखा है हमने कि जो जो बड़े बड़े गुरु लोग होते थे, अभी भी हैं काफ़ी, उन लोगों ने अपने चैंपियन ट्रेनी को वर्कआउट डिज़ाइन करके दिया। उनके वर्कआउट मैगजीन में छपे, उनको औरों ने फॉलो किया, और अब सारी दुनिया में वो वर्कआउट चल रहे हैं। तो उस टीचर को थोड़ी चिंता थी कि ये जो मेरा ज्ञान है सारी दुनिया में फैलना चाहिए। फैल गया ना उसकी चिंता के बिना भी। मतलब ज्ञान रास्ता बना लेगा। बना लेगा। एक बार बस वो मैनिफेस्ट हो गया, एक बार प्रकट हो गया तो वो फैलेगा। और किसी न किसी पे तो प्रकट हुआ होगा ना, अगर कुछ है तो हुआ होगा, नहीं है तो कहाँ से ज़बरदस्त निकलेगा। ये चिंता की बात नहीं है। ये तो जितने जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास जो भी कुछ है, ऐसा तो नहीं है कि वो उसे छिपा के रख रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। कि चाहे वो प्रोफेशनल तरीके से दे रहे हैं, मैं मान लो वर्कआउट हमसे लिया या कहीं से लिया, और फिर वो वर्कआउट किसी को दे रहे हैं तो वो उसका चार्ज ले रहे हैं, तो वो लेना भी चाहिए। जब कोई चीज़ किसी को फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी कदर नहीं होती है। जब आदमी पैसा खर्च करता है तभी उसको वसूलता है। जैसे एक एक कहावत है कि एक बार कश्मीर में कुछ लोग घूमने के लिए चले गए, तो एक आदमी अकेला चला गया घूमने। तो वहाँ पे कश्मीरी मिर्च टोकरी में रखी हुई थी, बड़ी सुंदर सुंदर थी। तो उसने पूछा कि भाई ये क्या है? उसने कहा कश्मीरी मिर्च है। उसकी समझ में नहीं आया, मिर्च के बारे में वो जानता नहीं था, वो मिर्च को कुछ और बोलता होगा। तो ये कितने की? 5 रुपए की है। उसने कहा चल एक टोकरी दे दे। खरीद ली। और जैसे ही वो मिर्च खाई तो वो तो कड़वी थी, तीखी थी। अब वो लेके टोकरी बैठा हुआ है और थोड़ी थोड़ी देर में मिर्च खा रहा। किसी ने मुझसे पूछा भाई तेरे मुंह से झाग निकल रही है, तेरी आंखों से पानी निकल रहा है और फिर भी तू खाया जा रहा है? तो कह रहा 5 रुपए खर्च कर रखे भाई। अच्छा। तो लोग
खर्च करते हैं तो वैल्यू करते हैं। इसलिए अगर कोई बना के वर्कआउट डिज़ाइन करके पैसे में दे रहा है तो भी बुरा नहीं कर रहा, दे तो रहा है ना, हाँ जी। और वो स्प्रेड हो रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्कआउट डिज़ाइन करके चले गए। आज क्या हम लोग जानते हैं कि ये जो पुल पुश और लेग्स ये वर्कआउट किसने डिज़ाइन किया था? नहीं पता ना हमको। तो पर लोग कर रहे हैं ना। इसे डिज़ाइन किया था विंस गिरोंडा ने, अच्छा। जो लैरी स्कॉट के गुरु थे। और विंस गिरोंडा के भी कोई गुरु रहे होंगे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उसको पकड़ाया होगा। उनको बताया होगा। हाँ, तो ये तो हरकुलिस से और सेंडो से शुरू हुआ है। जो आधुनिक हाँ। बॉडी बिल्डिंग है, ये तो सेंडो से और हरकुलिस से शुरू हुआ है। पत्थरों से, उन्होंने भी तो पत्थर उठा के बॉडी बनाई थी। तो उन्होंने भी धीरे धीरे वर्कआउट करके स्प्रेड किया, और आज हम कहाँ पर हैं। तो हरकुलिस को क्या चिंता थी कि मेरे बाद दुनिया में बॉडी कैसे बनेगी? ऐसे ही हमको भी नहीं होनी चाहिए। सर मैं लिख के तो लाया था बहुत कुछ, बट आपसे बातें करते करते मेरे को वो पेपर बस एक दो बार ही देखना पड़ा बीच में। बट हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं जो आई होप आप सभी लोगों में से किसी न किसी के काम ज़रूर आएंगे। तो सर कुछ ये वो क्वेश्चन वो हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे लोग कमेंट में लिख देते हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति वेजिटेरियन है और वो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए एकमात्र प्रोटीन का सोर्स बेस्ट क्या होगा? प्रोटीन का बेस्ट सोर्स तो मिल्क ही है। मिल्क है। अच्छा, तो अगर वो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता तो वो दूध पिए, टोन मिल्क भी। टोन्ड मिल्क पिए। ठीक है सर। कोई भी, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, वजन कम करना चाहती है, चाहता है, तो तीन ऐसे कोई चीजें जो उसको नहीं करनी चाहिए। वजन कम करना चाहते हैं तो उनको वर्कआउट शाम को नहीं करना चाहिए, वर्कआउट सुबह करना चाहिए, कार्डियो एम्प्टी स्टमक करना चाहिए। ठीक है। एक। और रात का खाना उनको बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए, रात का खाना लाइट रहना चाहिए, और ब्रेकफास्ट और लंच ठीक रहना चाहिए, पर कैलोरी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। और अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी बॉडी वेट उनको 15 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जितनी टोटल कैलोरी आएगी उतना कैलोरी पर डे लेना शुरू करना चाहिए। और अगर वो उससे कुछ लगता है कि ज़्यादा तेज़ी से वज़न कम हो रहा है तो 5 कैलोरी पर केजी बढ़ा लेना चाहिए। और अगर कम नहीं हो रहा है तो उसी में स्टेबल रहना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए, स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा, तीसरी कोई एडवाइस? तीसरी एडवाइस ये है कि ज़्यादातर लोग 3 मील पर डिपेंड होते हैं। इन बिटवीन ठीक ठीक इंटरवल्स में मील लेना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट किया तो बहुत देर बाद अगर लंच है तो ब्रेकफास्ट के 3 घंटे के बाद हमें कोई फ्रूट वगैरह ले लेना चाहिए। ऐसे ही लंच के बाद, डिनर बहुत देर में है तो लंच के 3 घंटे के बाद हमको कोई फ्रूट वगैरह ले लेना चाहिए। अब कोई भी यंग है, बिगिनर है, जिसको बहुत समझ नहीं है, मसल बनाने का शौक है, उसको तीन काम ऐसे जो उसको करने चाहिए। उसको टाइम से उठना चाहिए, अच्छा। दूसरा काम टाइम से सोना चाहिए, ठीक है। तीसरा काम वर्कआउट का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, और वर्कआउट के बाद खाने का भी फिक्स टाइम होना चाहिए। और क्या उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जो दोस्तों के साथ नाइट पार्टी होती है वो नहीं करनी चाहिए, हाँ। अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और घर वालों को सप्लीमेंट के लिए या अपनी डाइट के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कोई सेम वही है, कोई भी बिगिनर है, मसल बिल्ड करना चाहता है, वो कौन से ऐसे तीन सप्लीमेंट हैं जो उसको पहले चयन करना चाहिए? उसके पास पैसे भी हैं खर्चने के लिए, बट वो तीन कोई एडवाइस कर दो उसको। डिपेंड करता है, जिसको वजन कम करना है, नहीं, उसको मसल बनाने हैं। मसल बनाने है, हाँ जी। एक तो उसको प्री वर्कआउट लेना चाहिए, दूसरा उसको पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना चाहिए, वे प्रोटीन। हाँ, और तीसरा जो उसका मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल पैक है वो उसकी डाइट में होना चाहिए, क्योंकि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल से डाइजेशन में सहूलियत होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, तो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा मिलता है। कोई एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप किसी को भी रिकमेंड नहीं करोगे भाई ये मत खाए, जिसका कोई फायदा नहीं है? तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ, वैसे
मैं एल कार्निटाइन के बारे में बोल सकता हूँ कि ये नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो अब ये सुनने वाली बात है। मोस्टली लोग ये लिक्विड एल कार्निटाइन पी रहे हैं, एल कार्निटाइन की टेबलेट खा रहे हैं, और आप कह रहे हो एल कार्निटाइन नहीं खाना है। नहीं खाना चाहिए क्यों? क्योंकि वो थायराइड प्रोन होता है। थायराइड प्रोन होता है। हाँ, किसी को भी अगर थायराइड है तो बढ़ जाएगी, और कोई थायराइड प्रोन है व्यक्ति तो उसको हो जाएगी। तो इसलिए इस लिक्विड इस एल कार्निटाइन को फ्री फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, ये मेरी समझ है, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव में आया है। और एल कार्निटाइन प्रोटीन में ऑलरेडी होता है, और शरीर उसको जितना चाहिए उतना जो भी प्रोटीन हम लेते हैं उसमें मिल जाता है। तो खासतौर से फैट बर्नर के रूप में लेते हैं लोग, पर भाई फैट वही बोल बर्नर रहा था, ये ट्रेनर जो बोलते हैं कि भाई एल कार्निटाइन लो, इससे वजन कम होगा। वो ट्रेनर को उतना ज़्यादा पता नहीं है। एल कार्निटाइन रेगुलर जो अ, एक तरह से कहना चाहिए माइल्ड फैट बर्नर है, एमिनो फैट बर्निंग एमिनो एसिड है। ऐसे ही फैट बर्निंग एमिनो एसिड एल टायरोसाइन भी है, वो ज़्यादा ठीक है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो एल कार्निटाइन पे पैसे मत खर्चो। हाँ, कोई एक सप्लीमेंट जो आप बोलते हो भाई ये तो सबको लेना चाहिए। उस सप्लीमेंट में तो ग्लूटामाइन आएगा कि सुबह उठ करके अगर कोई कार्डियो भी जा रहा है, अगर वो 5 ग्राम ग्लूटामाइन खा करके जाता है तो उसकी मसल में स्ट्रेंथ बनी रहती है। अच्छा, तो मेरी समझ कम है जो ये कहती है कि वे प्रोटीन तो सबको लेना चाहिए। ये जनरली तुमने बात तो ठीक बोली है, पर वे प्रोटीन जैसे फिटनेस के कुछ लोग जो कि जिम नहीं जाते हैं, जो वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जैसे कार्डियो करते हैं, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो वैसे भी पूरी हो जाती है। पर जो कार्डियो करते मसल लॉस होती है, वो रिकवर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, जो ग्लूटामाइन उसको रिकवर करती है। तो बात तुम्हारी भी ठीक है, अगर अर्ली कोई प्रोटीन ले लेता है या दिन में किसी भी टाइम ले लेता है तो उसकी डेली नीड्स पूरी हो जाती है। सिर्फ 2 चूज करनी है चेस्ट की एक्सरसाइज, जिससे कि चेस्ट अच्छी बिल्ड हो जाएगी। प्रोन डंबल प्रेस और इंक्लाइन डंबल फ्राइज। ओके। बैक की? लेग पुल डाउन फ्रंट क्लोज और बेंट ओवर बारबेल रोज। ठीक है। लेग्स की? रेगुलर स्क्वाट्स, लाइंग थाई कर्ल। ओके। शोल्डर की? साइड डंबल प्रेस और डंबल साइड लेटरल्स, ठीक है। लेटरल रेजेस। बाइसेप्स की? ऑल्टरनेट डंबल कर्ल और डंबल कंसंट्रेशन कर्ल। ओके। ट्राइसेप्स की? ट्राइसेप्स पुश डाउन और वन आर्म डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ये 2-2 भी करेगा तो उसका काम चलेगा। चले। बातें तो बहुत हैं सर आपसे करने की, बट एक कोई भी पीस ऑफ एडवाइस जो कि आप स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं, किसी भी युवा को देना चाहते हो। किसी भी युवा को देने के लिए मेरे पास एक सलाह है कि आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ भी चीज़ आप जानना चाहते हो, आप उसे गूगल करते हो। गूगल करते हो तो उसमें एक ऑप्शन नहीं आता है, 4-5 ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो। तो हमेशा गूगल पे भरोसा मत करो, कोई एक ऐसा मेंटर तुम्हारे पास होना चाहिए कि गूगल में आए हुए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो बैठा हो। जो कोई भी ऐसे नॉलेजेबल आदमी के पास उनको जाना चाहिए और टच में रहना चाहिए। हमेशा सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो गजट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। पॉडकास्ट खत्म, बातें सर से ख़त्म करने का नहीं, बट सर इतने डिसिप्लिन भी हैं, और बहुत समय ले लिया सर आपका। बट मैं मतलब मैं तो अपने बिहाफ पे ही बोलूँगा, मैं अपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। और जब भी मन में कुछ संकोच होता है, जब भी मन में कुछ कोई ऐसी बात होती है जो विचलित करती है, तो मैं आपको कॉल मैसेज करता हूँ। बट अभी भी मेरे मन में कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे विचलित कर रही हैं, तो मैंने सर को बोला कि मैं कल सर से सेपरेटली 1 घंटा लूँगा, और वो सारी मन की बातें उनसे कहूँगा, सो दैट मुझे ये पता चल सके कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। तो इसीलिए मैं भी सबको ये एडवाइस करूँगा, सबके पास कोई ना कोई मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके पास जाके वो ये सब बात कर सके। बट उस मेंटोर पे उतना भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप
आपको जज नहीं करेगा, इवन आपका मार्गदर्शन करेगा, और अगर आप गलत हो तो आपको बोलेगा आप गलत हो, बट अगर आप सही हो तो वो आपको बोलेगा सही हो, और सही समय आने का बस वेट करो। सो सर आशीर्वाद दो बस। और मेरे पर्सनल सवाल तो मैं आपसे कर ही लूँगा कभी ना कभी, बट आपने कभी इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी को समय दिया होगा, कैमरे के सामने बात की होगी। नहीं यार, नहीं की? नहीं। तो वाई दिस टाइम? तुमने कहा है और तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, लोगों तक एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करने के लिए अपने वीडियोस बना रहे हो, और तुम जो जानना चाहते हो लोग भी वो जानना चाहते हैं। और तुम्हारा सोचना ये भी है कि जो मैं जानना चाहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा और सवाल भी होंगे जो लोग जानना चाहते होंगे। तो तुमने सोचा होगा कि कुछ लोगों को देना चाहिए, प्रश्न के उत्तर प्राप्त कर लेने चाहिए। तो तुमने मेरे से पूछा, और किसी प्रश्न का जवाब छोटा आमतौर से मेरे लिए तो होता नहीं है, मैं तो लंबे ही उत्तर देता हूँ। तो इसलिए वक्त ज़्यादा लग गया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट सर आप मुझे खुशी है कि तुमने लोगों के लिए ये सब कोशिश की। पर सर आप इस बात को मानते हो कि मेरे दिल में आपके लिए मतलब जो भावना है वो व्यक्त करने से बहुत ज़्यादा है, आपको एहसास होता है इस बात का? हाँ। है? और भावनाओं की जहाँ तक बात है ना, वो शब्दों से व्यक्त किया भी नहीं जा सकता। इसलिए ये मान कर के चलो कि जितना तुम सोचते होगे कि मेरे भीतर भावना है, वो मैं महसूस कर सकता हूँ, और हर कोई महसूस कर सकता है। ये तो प्रेम की या श्रद्धा की या आदर की भावना जैसी होती है, नफरत की, घृणा की भावना भी ऐसी ही होती है। उसको भी आदमी पूरा व्यक्त नहीं कर सकता। अच्छा। तो प्रेम की भावना तो बड़ी विराट होती है। तो बस सर ऐसी ऐसी बात है। ऐसी आपकी ब्लेसिंग्स हम पे लोगों पे बनी रहे, और मतलब हम छोटा मोटा और भी कुछ आपसे सीखते रहे। सो थैंक यू सो मच सर। आशीर्वाद। आशीर्वाद।